हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं और आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं बेहतरीन चल रही होगी। और उसी बेहतरीन तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पर कुछ अच्छे टॉपिक्स को, कुछ कुछ गहरे टॉपिक्स को, जो कि बच्चों को परेशान ज़्यादा करते हैं, ऐसे टॉपिक्स में आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास हमारा चल रहा है। पिछला सेशन हमारा प्लांट किंगडम को लेकर था। शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत अच्छे से हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया। अगर आप सिंसियरली तैयारी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत अच्छा कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। आज हमारा टारगेट जो है वो एनिमल किंगडम को सल्टाने का है। आज हमारा प्रयास जंतु जगत को सल्टाने का है। क्लियर? क्यों? क्योंकि मोनेरा हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया को पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके, उसके बाद फंजाई में कवक जगत हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्लांटी पढ़ चुके हैं, पादप जगत, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो बच रहा है वो है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। ठीक है, तो एनिमल किंगडम की बात करते हैं। एनिमल्स को सबसे पहले आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक आउटलाइन बनाऊं। एनिमल्स को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। क्लियर? एनिमल्स को बांट देते हैं नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा है रज्जुकी। क्लियर? जिनके अंतर्गत नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड से ही रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है। और दूसरे होते हैं कॉर्डेटा। क्लियर? तो हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेटा अलग पढ़ेंगे और कॉर्डेटा अलग पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा हैवी जैसा आपको फील होगा। क्लियर? बहुत ज्यादा भारी लगेगा। मैं थोड़ा सा इसको हल्का बनाकर पढ़ाना चाहता हूं। तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, अब सुनिए। नॉन कॉर्डेटा में आपकी शुरुआत होती है पोरीफेरा से। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्के हेलमेंथिज, प्लेटी हेलमेंथिज, इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा, मोलस्का, ये नाम आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज हम इनके बारे में सिस्टमेटिकली बात करेंगे। ठीक है, आज हम इनके बारे में एक सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, पोरीफेरा से लेकर और हेमीकॉर्डेटा तक। पोरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक आपका क्या चलता है? आपका जो है नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। और कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा में आगे चल के आपके पास दो तीन छोटे छोटे ग्रुप आते हैं। कॉर्डेटा में आपके सामने आता है यूरोकॉर्डेटा। ये शायद कलर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और बर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखिए, इस टॉपिक में नाम तो आपको अटपटे पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। और बर्टिब्रेटा, बर्टिब्रेटा बोला जाता है बच्चों कशेरुकी, जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी में डेवलप हो जाती है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आप 5 क्लास पढ़ते हो। पिसीज यानी मछलियां पढ़ते हो, उसके बाद पिसीज के बाद एम्फीबिया यानी कि उभयचर पढ़ते हो। पिसीज में मछलियों को पढ़ते हो, एम्फीबिया में उभयचर को पढ़ते हो। रेप्टिलिया में सरीसृप को रेंगने वाले जंतु सांप को पढ़ते हो। उसके बाद एवीज, एवीज में पक्षियों को पढ़ते हो। और उसके बाद मैमेलिया, उसके बाद मैमेलिया, मैमेलिया में स्तनधारियों को, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उनको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या देखना स्टार्ट किया है कि भैया एनिमल्स जो हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एरज्जुकी, रज्जुकी। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एरज्जुकी, रज्जुकी के आगे जब चीजों को लेकर जाएंगे तो हम बात करेंगे कि भैया पोरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक। मैं ट्रिक पे याद कराऊंगा आज आपको चीजें बहुत सारी। क्लियर? और कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और बर्टिब्रेटा। बर्टिब्रेटा को बोलते हैं कशेरुकी, जिनमें
रीढ़ की हड्डी जिनमें कशेरुक दंड, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के ये 5 क्लास हैं। क्लियर? स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा वाला जो सेगमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे नॉन कॉर्डेटा को, लेकिन उससे पहले वर्गीकरण के आधार समझेंगे। उससे पहले मैं आपको जैसे जैसे मैंने आपको प्लांट किंगडम के वर्गीकरण में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझाई थी, वही मैं आपको एनिमल किंगडम में समझाने वाला हूं। सबसे पहले आइए, जंतु जगत को निम्न संघों में बांटा गया है। एक ट्रिक हम लोग सबसे पहले रीच कर रहे हैं, ट्रिक याद करेंगे। पोलिस की सीटी ने, ध्यान देना, ट्रिक में क्या पढ़ेंगे? पोलिस की सीटी ने, याद करने का तरीका है, ये डेवलपमेंट का क्रम पढ़ा रहा हूं पूरा। पोलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया, पोलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि औरतों के मोहल्ले ने ईंट मारकर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। अब देखो, इतने लंबे चौड़े आपके क्या हैं, फाइलम हैं, इतने लंबे चौड़े आपके संघ हैं, तो ट्रिक भी थोड़ी सी टिपिकली बनी है हमारी। तो क्या याद करना है? पुलिस की सीटी ने प्लेन से, पुलिस वालों का प्लेन होगा, पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि लोग परेशान हो गए। तो एक मोहल्ला था जिसमें औरतें ही औरतें रहती थी, तो उन्होंने ईंट मारकर और हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा डाला। तो आप क्या याद करेंगे? पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया। देखो, पुलिस की सीटी, पुलिस से आपके सामने क्या बना? पोरीफेरा, पोरीफेरा। सीटी, सीलेंट्रेटा सी से, और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा सी से और टी से टीनोफोरा। प्लेन, प्लेन से दोस्तों प्लेटी हेलमिंथिस, है ना, ऐसा एसके हेलमिंथिस। ठीक है, अनुनाद, एनालिडा, अनुनाद किया, एनालिडा, है ना, कि औरतों, औरतों से क्या बना? ऑर्थ्रोपोडा। मोहल्ले से मोलस्का ने, ईंट, ईंट इकाइनोडर्मेटा, हेलीकॉप्टर हेमिकॉर्डेटा, और हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा लिया, कॉर्डेटा। भैया इससे बेस्ट ट्रिक नहीं बनी है इस पे याद करने के लिए, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं बनी है। प्रॉपर याद रखें, बिल्कुल डिटेल में हम थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। आप सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर करें और आलती पालती मारकर बैठें। याद कैसे करेंगे? पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि औरतों के मोहल्ले ने, है ना, औरतों के मोहल्ले ने क्या किया भाई? औरतों के मोहल्ले ने, है ना, वो क्या कर लिया? जो है ईंट मारकर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिएगा, तो ये हमारे सामने एक ट्रिक रही। पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि औरतों के मोहल्ले ने ईंट मारकर, पुलिस फॉर पोरीफेरा, सी फॉर सीलेंट्रेटा, टी फॉर टीनोफोरा, प्लेन फॉर प्लेटी हेलमेंथिज, ऐसा फॉर एसके हेलमेंथिज, ठीक है, अनुनाद फॉर एनालिडा, औरतों फॉर ऑर्थ्रोपोडा, मोहल्ला फॉर मोलस्का, ईंट फॉर इकाइनोडर्मेटा, हेलीकॉप्टर फॉर हेमिकॉर्डेटा, और को फॉर कॉर्डेटा। बच्चों ठीक है, यहां तक की बात दिमाग में बैठी है, उम्मीद करता हूं बैठ गई होगी। अब दोस्तों वर्गीकरण का लेबल हम पढ़ेंगे। देखो, चीजों को समझते हुए चलना है, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ये टॉपिक मैं फिर कह रहा हूं, ये टॉपिक इस लेवल पर जाकर कोई पढ़ाएगा ही नहीं। भले ही मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी क्लास को कितने बच्चे देखते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कंटेंट में हम अच्छों को करीब नहीं आने देंगे। एनसीईआरटी, कई लोग क्या करते हैं, ओनली एनसीईआरटी, तो ओनली एनसीईआरटी से भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, एनसीईआरटी को कवर जरूर करना है, ध्यान रखो, लेकिन केवल एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? आपको बाकी जो जनरल जो कंटेंट है वो भी उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले कोशिका संगठन। अब देखो, आपको एक क्रम याद रखना है, आपको पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एक क्रम याद रहना चाहिए। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिज, एसके हेलमेंथिज वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, शरीर संगठन के आधार पर। देखो समझो, जैसे शरीर संगठन के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कोशिका स्तर का शरीर संगठन था, यानी कि केवल सेल पाई जा रही थी उनके अंदर, सेल्स ने टिश्यूज का निर्माण नहीं किया। समझो, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले सेल होती है, सेल जब ग्रुप बनाती है तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं,
और ऑर्गन ग्रुप बनाते हैं तो सिस्टम बनते हैं। क्लियर? अरे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ऊतकों का समूह अंग कहलाता है, अंगों का समूह तंत्र कहलाता है, और तंत्रों से पूरी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी बनी है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अब दोस्तों, तो डेवलपमेंट पहले ही दुनिया में सबसे पहला जो जंतु आया होगा ऐसा तो है नहीं, उसके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क वस्तिष्क सब बन गए? नहीं। क्लियर? छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, और उनसे भी सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनसे भी सिंपल जीव जंतु इस दुनिया में पाए जा रहे हैं। तो बात करेंगे, जो पोरीफेरा था उसमें कोशिका स्तर का शरीर संगठन था। अब पोरीफेरा के बाद क्या आया? सीटी, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। इनमें कोशिकाओं ने क्या बना लिए? टिश्यूज बना लिए। तो इनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऊतक स्तर का शरीर संगठन किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा गया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा गया, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग प्रकार का क्या बनने लगे? सबसे पहले ऊतकों का समूह बनाकर अंग। और प्लेटी के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज, और एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर और कॉर्डेटा तक आपके पूरा क्या है? एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक आपके अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन है। तो आपको वो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या? पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि औरतों के मोहल्ले ने ईंट मारकर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा लिया। ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। पोरीफेरा तक कोशिका स्तर का संगठन है। पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा, टीनोस्फोरा, दोनों के अंतर्गत क्या है ना? ऊतक स्तर का शरीर संगठन है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है आपके, है ना, अंग स्तर का, और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन जो है वो आपके किस में आ जाता है? एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन किस स्तर का है? जैसे हमारे अंदर बात करो तो हम कॉर्डेटा में आते हैं, तो हमारे अंदर देखो पाचन तंत्र, जनन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, और बहुत सारे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम किससे बने होते हैं? ऑर्गन से, अंगों से बने होते हैं तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में मुंह आ गया, पाचन तंत्र में स्टमक आ गया, पाचन तंत्र में ही आपका लीवर आ गया, पाचन तंत्र में ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, भोजन की नली, मुंह, दांत, जीभ, ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं। ये सब अंग हैं। और अंग बताओ, अंग बताओ कहां से आए? अंग टिश्यूज से बने। और टिश्यूज किससे बने? सेल्स से बने। तो शुरुआत कहां से होगी? सेल से। तो डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होगा। क्लियर? तो जब सेल्स की बात कर रहे हो सबसे पहले, तो सेल्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया कि जो सेल हमारी होती हैं वो पोरीफेरा से शरीर संगठन स्टार्ट करती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा का सेल लेवल का है, कोशिका स्तर का है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका किस लेवल का आ जाता है? टिश्यूज बनने लगते हैं, उनके अंदर अंग बनने, ऊतक बनने लगते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग बनने लगते हैं, और एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक अंग तंत्र बनने लगते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई क्या? क्लियर? दूसरा जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं 11th क्लास एनसीईआरटी आपके सामने रख रहा हूं, दूसरी जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं सिमेट्री, सममिति। क्या होती है सममिति? सुनना, सममिति को मैं एक डायग्राम से आपके सामने रखता हूं। सममिति दोस्तों, एक होती है असममिति। देखो प्रॉपर वर्ड, असममिति। असममिति का मतलब होता है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब होता है आपकी बॉडी को कोई भी तल दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता। अब किसी भी प्लेन से आपको काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, इधर से काट लो, कोई भी तल किसी भी प्लेन से काटने पर आपकी बॉडी दो बराबर भागों में कट नहीं होगी। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं असममिति। असममिति का मतलब, ए का मतलब नहीं, सिमेट्री का मतलब सममित, बराबर आकार के, बराबर दिखने वाले दो पार्ट प्राप्त ही नहीं कर सकते विद एनी एंगल, किसी भी सेक्शन से काट लो। क्लियर? ठीक है। दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री, इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व। द्विपार्श्व में क्या होता है? केवल ओनली वन प्लेन, केवल एक तल ऐसा होता है जो दो बराबर भागों में काट सकता है। मान लो ये बंदा है हमारी बॉडी, क्लियर?
तो हमारी बॉडी को अगर बराबर भागों में काटना है तो हमारी बॉडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी के लिए केवल एक तल, ओनली वन प्लेन है जो बराबर भागों में बांटेगा, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर ध्यान देना, क्या अगर केवल एक तल है, अगर केवल एक ही तल आपकी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सके तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति। और अगर कोई भी तल, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति। अरीय सममिति क्या होता है, अरीय सममिति सुनिए, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर, 1 सेकेंड। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर है, इसको किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, किसी भी तल से, है ना, सभी तल, ऑल प्लेन्स, है ना, बाय एनी प्लेन, किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके। तो वापस मेरी कहानी समझना, सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब है किसी भी जीव को दो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, असममिति, एसिमेट्री। केवल एक तल से बांट सकते हो, बायलैटरल सिमेट्री, और किसी भी तल से बांट सकते हो, रेडियल सिमेट्री। मेरी बात समझ में आ गई। असममिति नहीं बांट सकते, द्विपार्श्व, दो पार्श्व एक ही भाग से बीच में से है तो द्विपार्श्व, और अरीय सममिति किसी भी तरह से काटो दो बराबर भाग बन के आएंगे। अब याद करने का तरीका ध्यान दो, वही बात, शुरुआत फिर अगेन किससे होगी, पोरीफेरा से। शुरुआत कहां से होगी, अगेन बच्चों पोरीफेरा से शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे, देखिएगा, पोरीफेरा से शुरुआत करेंगे, वही से बात को प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, पोरीफेरा में कोई सममिति नहीं, पोरीफेरा में असममिति, पोरीफेरा में एसिमेट्री, असममिति, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, वही सेम टू सेम, है ना। इसमें अरीय सममिति, किसी भी तल से बराबर भागों में काट दो, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर और कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक द्विपार्श्व सममिति। समझ गए बात को। तो वो ऑर्डर ही तो याद रखना है आपको भाई। मेनली आपको याद क्या रखने का, मेनली आपको वही याद रखना है, क्या, क्रम, ठीक है। पोरीफेरा कौन सी सममिति, पोरीफेरा के अंतर्गत कोई सममिति नहीं। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में अरीय सममिति है, किसी भी प्लेन से काट दो, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। और प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर और कॉर्डेटा तक दोस्तों द्विपार्श्व सममिति है ना। शरीर से गुजरने वाला कोई एक तल ही जंतु को, देखो असममिति, जब जंतु के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल जंतु को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता, उसको बोलते हैं असममिति। अरीय सममिति क्या है, जब शरीर के केंद्र से गुजरने वाला कोई भी तल, एनी प्लेन, ऑल प्लेन्स, जो सेंटर से गुजर रहा है, वो दो बराबर भागों में बांट देगा। और द्विपार्श्व सममिति में कह रहे हैं केवल एक प्लेन होगा जो दो बराबर भागों में बांट सकता है, अदरवाइज नहीं बांट सकता। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ या ना, क्लियर। याद रखेंगे, कोशिका स्तर का शरीर संगठन पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा ऊतक स्तर का, प्लेटीहेल्मिन्थिस अंग स्तर का, और एस्केल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा अंग तंत्र स्तर का। इसी तरह सममिति में पोरीफेरा में असममिति, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा अरीय सममिति, और उसके बाद सारों में क्या है ना, द्विपार्श्व सममिति। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। डायग्राम ये देखो, ये भी पढ़ लीजिए। अब देखो, जैसे ये पोरीफेरा है ना, ये पोरीफेरा का मेंबर है, क्लियर, ये पोरीफेरा का मेंबर है, क्लियर। और ये जो आप देख रहे हो ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। तो पोरीफेरा के मेंबर में हम बात कर रहे हैं, क्लियर, कोई भी प्लेन बॉडी को दो बराबर भागों में नहीं बांट पा रहा। सीलेंट्रेटा में कोई भी प्लेन जो सेंटर से गुजरा है दो बराबर भागों में बांट देगा। और ये बायलैटरल है, द्विपार्श्व सममिति है, केवल एक ही तल दो बराबर भागों में बांट पाएगा, अदरवाइज नहीं बांट पाएगा, ठीक है। डन रही बात, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों, जनन स्तर के आधार पर देखो समझना, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था कहां पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जिनके अंतर्गत केवल एक्टोडर्म जो बाहरी जनन स्तर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, जिनके अंतर्गत जिनके शरीर संगठन में एक्टोडर्म ओनली, एंडोडर्म होता है,
केवल 2 जनन स्तर होते हैं उन्हें द्विकोरकी डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिनकी बॉडी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म होता है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दोबारा समझना, ठीक है। अब पोरीफेरा में तो जनन स्तर पाए ही नहीं जाते। पोरीफेरा में तो केवल एक सेल होती है भाई। पोरीफेरा तो कोशिका स्तर का शरीर संगठन है। तो टीनोफोरा से, सीलेंट्रेटा से शुरुआत होती है। तो सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी उसके अंतर्गत एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है खाली, है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हो जाते हैं? टीनोफोरा से लेकर कॉर्डेटा तक, है ना। मैं एक टेबल पे बाद में इन सब चीजों को वापस रखूंगा। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है द्विकोरकी, क्या होता है? जिसमें केवल 2 जनन स्तर हो, मीजोडर्म नहीं हो, मध्य का जनन स्तर नहीं हो। हमारे अंदर मीजोडर्म है, वो मीजोडर्म क्या कर रहा है? हमारे अंदर मीजोडर्म हार्ट बना रहा है, मीजोडर्म ब्लड बना रहा है, मीजोडर्म हड्डियां बना रहा है, पढ़ा है आपने। लेकिन जो सीलेंट्रेटा आप पढ़ रहे हैं उसमें मीजोडर्म नहीं होता। मीजोडर्म की शुरुआत टीनोफोरस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो हम 3 चीजें पढ़ चुके अभी तक। सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन, पोरीफेरा में कोशिका स्तर का, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा टिश्यू स्तर का, ऊतक स्तर का। उसके बाद प्लेटी एल्मेंथिस अंग स्तर का, एस्के एल्मेंथिस से लेकर कॉर्डेटा अंग तंत्र स्तर का। उसके बाद सम्मिति में पोरीफेरा में असममिति, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा अरीय सममिति, बाकी सब में द्विपार्श्व सम्मिति। इसी तरह जन्म स्तर के आधार पर पोरीफेरा में पाए ही नहीं जाते, सीलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक 2 जनन स्तर, और टीनोफोरा से लेकर, है ना, कॉर्डेटा तक आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। बोलो ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं सीलोम। देखो सीलोम क्या होती है? सीलोम होती है, देखो, गट वॉल। आहार नाल को क्या बोलते हैं? गट वॉल। हमारी आहार नाल और बॉडी वॉल, आहार नाल और गट वॉल, है ना, गट वॉल और बॉडी वॉल। देखो एक तो आहार नाल है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, जो छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक सब उसी में आते हैं। उसकी दीवार और बॉडी की दीवार, उन दोनों के बीच में गैप है ना? बिल्कुल है हमारे अंदर। देखो आंतें, आंतों के बीच में ये आते हैं और ये बॉडी है, बीच में क्या है? गैप। इस गैप को बोलते हैं सीलोम, देह गुहा, सीलोम कहते हैं। तो सुनना, आहार नाल और देह भित्ति के मध्य पाया जाने वाला खाली स्थान सीलोम या देह गुहा कहलाता है। प्लेटी हेलमेंथिस तक के जो जंतु होते हैं उनमें देह गुहा नहीं पाई जाती, इसलिए उन्हें अगुहीय कहते हैं, एसीलोमेट कहते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस तक, पोरीफेरा से प्लेटी हेलमेंथिस तक अगुहीय। क्लियर? एस्के हेलमेंथिस के सदस्यों में देह गुहा में मीजोडर्म के पाउच बिखरे रहते हैं, तो उन्हें कूटगुहीय कहते हैं। कूटगुहीय का मतलब एक तरीके से प्रॉपर सीलोम नहीं है, लेकिन थोड़ी जगह है, तो उन्हें बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट, कूटगुहीय। और एनालिडा, एस्के हेलमेंथिस के बाद क्या आता है? एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक वास्तविक सीलोम पाया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, अब देखो मैं कहानी को वापस आपके सामने रखूंगा, देखना, समझना, मेरी बात को क्लियरली माइंड में बिठाना। देखो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस, बोलो, एनालिडा। मैं वापस से चीजों को समझा रहा हूं। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्लियर, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। क्लियर? यही सारे हैं, यही बॉडी, यही सारे हैं। अब सुनना, सबसे पहले मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं शरीर संगठन को लेकर। शरीर संगठन को लेकर सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो पोरीफेरा में हमने कहा है कोशिका स्तर का, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में हमने क्या कहा है? ऊतक स्तर का, प्लेटी हेलमेंथिस में अंग स्तर का, और यहां से लेकर और ये सारा, ये क्या? ये दोस्तों अंग तंत्र स्तर का। बोलो ठीक है क्या? ये पढ़ा। उसके बाद सेकंड हमने बात की सममिति, सेकंड हमने बात क्या करी? सिमेट्री, सममिति। सममिति में हमने क्या पढ़ा है? सममिति में हमने पढ़ा है कि पोरीफेरा के अंतर्गत दोस्तों असममिति है, एसिमेट्री है पोरीफेरा के अंदर, और सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में अरीय सममिति है, अरीय सममिति। और यहां से लेकर और पूरे रास्ते में ये द्विपार्श्व सममिति है, द्विपार्श्व। बोलो ठीक है। इसके बाद हमने बात की, उसके बाद हमने बात की
किसके, जनन स्तर, रिप्रोडक्टिव लेयर के आधार पर। रिप्रोडक्टिव लेयर में पोरीफेरा के अंदर जनन स्तर पाया ही नहीं जाता। क्लियर। और सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा में 2 जनन स्तर। और टीनोफोरा से लेके और कॉर्डेटा तक आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर संगठन पाया जा रहा है। बोलो ठीक। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमने बात की सीलोम। सीलोम ने हमने क्या बात करी है, पोरीफेरा से लेकर और प्लेटीहेल्मिन्थिस तक। कहां से कहां तक, पोरीफेरा से लेकर और प्लेटीहेल्मिन्थिस तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस तक। यहां क्या लिखेंगे, अगुहीय सीलोम नहीं पाया जाता। क्लियर। एस के हेल्मिन्थिस में क्या पड़ा, कूट गुहीय, सूडोसीलोमेट, सीलोम जो है वो नकली वाली है। और एनालिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक, एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक प्रेगुहीय, यानी इनके अंदर वास्तविक गुहा पाई जाती है ना, रियल सीलोम पाया जाता है। मुझे बताओ क्या ये बात आपके माइंड में बैठी है, जल्दी से जल्दी। क्लियर। ले बस यहां तक जाकर ही चीजें, आधा मतलब क्लासिफिकेशन आप यहीं तक कर पाएंगे, आधा क्लासिफिकेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सिमेट्री, मतलब अगर आपसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा किसी के बारे में बात करें तो आप 4 चीजें तो लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं एनालिडा, तो एनालिडा के बारे में 4 विशेषता पूछे तो आप क्या कहेंगे, एनालिडा साहब नॉन कॉर्डेटा में आता है, बिल्कुल। एनालिडा में शरीर संगठन जो है वो अंग तंत्र स्तर का है, ऑर्गन सिस्टम का है। एनालिडा में द्विपार्श्व समिति, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। और एनालिडा में वास्तविक सीलोम, वास्तविक गुहा पाई जाती है। बोलो ये 4-5 लाइन तो आप यहीं से लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर हुई क्या, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। आगे आपसे चर्चा कर रहा हूं कुछ बातें। देखो, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में बॉडी खंडी भवन किसमें पाया जाता है, ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन बॉडी खंडों में किसमें पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। क्लियर। आई होप सो इसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा की जगह हमारा आंसर यहां ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्क का जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं इसको चेंज करवा रहा हूं अभी के अभी, बिल्कुल। चलिए, वन सेकेंड, फिर भी एक बार मैं इसको, वन सेकेंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा ही है, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्क का नहीं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की बात करते हैं तो वहां अरीय सममिति पाई जाती है उनके अंदर। इकाइनोडर्मेटा में स्पेशली ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है केवल उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, बाकी जंतुओं में, वयस्क में अरीय सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री में एक चीज आप अपवाद के रूप में याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि सममिति में आपको याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जंतुओं में केवल लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, केवल लार्वा में, है ना। उसके बाद जो एडल्ट आता है उसमें रेडियल यानी कि अरीय सममिति हो जाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। टॉपिक की भाषा को आसान कैसे करें, बताइए कैसे करें। टॉपिक की भाषा में आपको पोरीफेरा को पोरीफेरा ही कहना पड़ेगा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्के हेल्मिन्थिस, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर। मुझे बताओ, ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दी, ट्रिक आपको पढ़ा दी। उसके बाद शरीर संगठन में आपको ऊतक स्तर का, अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का पढ़ना ही पड़ेगा। असममिति, अरीय सममिति, द्विपार्श्व सममिति, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति बता दिया। जिसमें जिसमें बॉडी में 2 खंड हैं, 2 जनन स्तर है उसको द्विकोरकी, जिसमें 3 है उसको त्रिकोरकी कहते हैं। और जिसमें गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहीय, ए का मतलब नहीं, गुहीय मतलब गुहा, कूट गुहीय मतलब नकली गुहा, और प्रेगुहीय मतलब वास्तविक गुहा। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अब टॉपिक के अंदर जो चीजें हैं वो तो पढ़नी पड़ेंगी ना। क्लियर। खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा में।
क्लियर। अब ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तो नाम ही है भाई, इनका अपन कुछ नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो अब सबसे पहले हमें पढ़ना है पोरीफेरा। क्लियर। अब इनके बारे में एक एक दो दो विशेषता आपको बिल्कुल याद रखनी है। पोरीफेरा का मतलब ही है दोस्तों, सबसे पहले बात करें, छिद्रित शरीर। पोर का मतलब ही होता है छिद्र, तो छिद्रित शरीर पाया जाता है सबसे पहले पोरीफेरा, छिद्र धारण करने वाले होते हैं। क्लियर। पोरीफेरा संघ के जंतुओं के लिए नाम ध्यान रखना है, स्पंज कहते हैं इनको। क्लियर। जल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जनरली ये एचल होते हैं, बहुकोशिकीय हैं, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो हम किसमें पढ़ते हैं, सारे के सारे, अरे जंतुओं में से प्रोटोजोआ को एक कोशिकीय पढ़ लिया ना अलग, तो जंतुओं में बाकी सारे तो मल्टी सेलुलर ही हैं। तो जल में पाए जाते हैं और जनरली स्थिर रहते हैं, यानी एक जगह पर चिपक के पाए जाते हैं ये स्पंज, ठीक है। इस संघ के जंतुओं में ध्यान देना, ये काम की बात है, इस संघ के जंतुओं में शरीर की जो भित्ति है वो अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। तो छिद्र जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया। क्लियर। और आगे वाले भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे कहते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे, बहुत सारे छिद्र होते हैं बॉडी में, उनको कहते हैं ऑस्टिया। और सबसे आगे वाले भाग पर एक बड़ा सा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं, तो ऑस्कुलम छिद्र कहां पाया जाता है, डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर। चलिए, इनकी बॉडी में एक विशेष प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। क्लियर। और इनकी याद रखना, इनकी बॉडी में विशेष प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और कैनाल सिस्टम के लिए इनके अंतर्गत, कैनाल सिस्टम को नाल तंत्र कहते हैं, नाल तंत्र कहते हैं। और ये कैनाल तंत्र के लिए इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कोएनोसाइट सेल कहते हैं, कोएनोसाइट कोशिकाएं। क्लियर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों यूप्लेक्टेला, एनसीईआरटी का डायग्राम है, यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। यूप्लेक्टेला डायग्राम याद रखें, इस तरह का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का रहता है ये। आपने अगर 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो देखा होगा। तो पोरीफेरा में काम की बात है, मैं हर संघ के बारे में एक मैं रिवीजन सेशन भी लाऊंगा, जिसमें 10 मिनट में मैं आपको पूरा ये रिवाइज भी करवाऊंगा। लेकिन अभी कंप्लीटली थ्योरी पढ़ने का वक्त है। क्या, पोरीफेरा में सबसे पहले छिद्रित शरीर होगा। दूसरी बात, स्पंज कहलाते हैं, स्थिर पाए जाते हैं पानी में। उसके अलावा बहुत सारे छिद्र हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, बड़ा छिद्र है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। नाल तंत्र पाया जाता है जिसके लिए इनके अंतर्गत, है ना, कोएनोसाइट नाम की विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। आगे दोस्तों, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब समझे, नर और मादा एक ही बॉडी पर होता है। क्लियर। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अपने आप को वापस, है ना, कठोर शरीर, कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है, नहीं पड़ेंगे कोई बात नहीं। इनकी बॉडी पर कांटे के जैसी जो संरचनाएं होती हैं उन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल। और ये स्पिक्यूल या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या ये सिलिका के बने होते हैं। स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के। इनमें जो लार्वा होता है उसको एम्फीब्लास्टूला, डायरेक्ट सवाल आते हैं लार्वा के, है ना, एम्फीब्लास्टूला लार्वा किसे कहते हैं। क्लियर। भोजन का पाचन अंतः कोशिकीय, मतलब कोशिका के अंदर होता है। क्यों, सुनो, अरे भाई बॉडी ही सेल की बनी हुई है, बॉडी में ही कोशिका है, तो इनके अंदर पाचन कैसा होगा, इंटरसेलुलर होगा। अब एग्जांपल की बात करो, साइकोन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला, नाम याद रखने ही पड़ेंगे, साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला और यूप्लेक्टेला। तो यूस्पोंजिया, स्पोंजिला तो आप स्पंज से कनेक्ट कर लेंगे, यूप्लेक्टेला याद रखेंगे। यूप्लेक्टेला आपको वीनस फ्लावर बास्केट पढ़ाया और स्पोंजिला ये रहा, ठीक है, स्पंज है। अब सुनना दोस्तों, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वीनस की फूलों की डलिया। अब सुनना, जापान में, ध्यान देना, जापान में ये जो यूप्लेक्टेला है इसको नव विवाहित जोड़ों को गिफ्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि यूप्लेक्टेला के अंदर कीटों का मेल फीमेल का एक जोड़ा पाया जाता है जो मरते दम तक साथ रहता है। तो यूप्लेक्टेला जब गिफ्ट किया जाता है किसी कपल को, तो ये विश के साथ, ये शुभ कामना के साथ दिया जाता है कि भगवान आपकी भी जोड़ी को, आपको मरते दम तक एक दूसरे के साथ रखे, ठीक है।
क्लियर। स्पॉन्जिला मीठे जल में पाया जाने वाला स्पॉन्ज है, और यू स्पॉन्जिया एक साधारण बाथ स्पंज है ना, बाथ स्पॉन्ज, नहाने के काम आने वाला स्पॉन्ज है, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, तो आपको 4 नाम ध्यान रखने हैं। आपको देखिए साइकोन का डायग्राम, डायग्राम देकर आजकल पूछ रहा है क्वेश्चन, साइक्लोन होगा, यूप्लेक्टेला हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, और यू स्पॉन्जिया हो गया। क्लियर। 4 एग्जाम्पल आपको पोरीफेरा में याद रखने, नाल तंत्र के बारे में याद रखना है, छिद्रित शरीर याद रखना है, ऑस्कुलम ऑस्टिया याद रखने हैं, याद बहुत कुछ रखना है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। तो पोरीफेरा के बारे में ये बातें कुछ रही हमारी। उसके बाद सीलेंट्रेटा। दोस्तों सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया। निडेरिया का मतलब क्या है, देखो पकड़ो, इनके बारे में विशेषताएं याद रखनी है। निडेरिया, निडेरिया का मतलब इनके अंतर्गत निडोब्लास्ट सेल होती है, निडोब्लास्ट। क्लियर, ठीक। निडोब्लास्ट का मतलब दंश कोशिका, शिकार को पकड़ने के लिए इनके अंदर दंश कोशिका होती है। तो निडेरिया शब्द तो आया यहां से, और सीलेंट्रेटा कहां से आया, कोइलोस का मतलब है होलो, मतलब खोखली। तो इनके अंदर खोखला पाचन तंत्र पाया जाता है, या खोखली बॉडी पाई जाती है। क्लियर, चलो। निडेरिया कहां से आया, सीलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग ल्यूकर्ट ने 1847 में किया, कोई खास बात नहीं है। बहुकोशिकीय जंतु हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, द्विस्तरीय पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर, एक्टोडर्म एंडोडर्म की बात कर ही चुके हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा में एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों पाए जाते हैं, मीजोडर्म नहीं होता। ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनकी बॉडी में एक ही कैविटी पाई जाती है, नाम से ही पता कर लेना, सीलेंट्रॉन। इनके अंदर सीलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, तो आप आसानी से इसे पकड़ लेंगे। सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। मुख के, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, इनकी बॉडी में टेंटेकल्स पाए जाते हैं। कभी आपने हॉलीवुड मूवीज में ये टेंटेकल देखे हों। क्लियर, जैसे आप देखो ये हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर आपको ये टेंटेकल दिख रहे होंगे, ये ऐसे, है ना, ये शिकार को पकड़ने के काम में आते हैं, जाल में फंसा लेते हैं टेंटेकल्स। तो इनकी बॉडी में लंबे लंबे टेंटेकल होते हैं, जो शिकार को पकड़ने में और गति करने में सहायक है। तो सीलेंट्रेटा के बारे में कुछ बातें तो वहीं से पढ़ ली थी। सीलेंट्रेटा के बारे में तो एक तो दंश कोशिका नीडोब्लास्ट याद रखना है, दूसरा इनके अंतर्गत सीलेंट्रॉन गुहा याद रखना है, सीलेंट्रॉन कैविटी याद रखना है, सीलेंट्रॉन गुहा याद रखेंगे। तीसरा इनके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, टेंटेकल्स, स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये शिकार को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे, ठीक, इनके देखो ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, कि इनके टेंटेकल्स तथा बॉडी के अन्य भागों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आधार से चिपकने, आत्मरक्षा, भोजन को पकड़ने में सहायक है। आपने पढ़ा हो तो मैंने क्या बोला था, नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई थी, हाइड्रा से, और हाइड्रा किस में आता है, सीलेंट्रेटा में। क्लियर, इनमें नेत्र बिंदु पाए जाते हैं, जिन्हें स्टेटोसिस्ट कहते हैं। क्लियर, और इनके अंतर्गत 2 अवस्थाएं पाई जाती है, पॉलिप और मेडूसा। क्या पाई जाती हैं, अच्छा, सीलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं, ध्यान रखना, सीलेंट्रेटा संघ में जो जो पॉलिप अवस्था होती है, वो समुद्र में कोरल, प्रवाल भित्तियां बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रवाल भित्ति, अरे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है समुद्रों में कोरल, समुद्रों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण कौन करता है, सीलेंट्रेटा संघ के जंतु करते हैं। और सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में 2 अवस्थाएं लाइफ में पाई जाती है, पॉलिप और मेडूसा। तो पॉलिप अवस्था जो होती है वो करता है क्या, है ना, वो बनाता है कोरल, और कोरल किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इनके लार्वा को प्लेनुला कहते हैं, पढ़ा था हमने स्पंज में, एम्फीब्लास्टुला, यहाँ प्लेनुला। इनकी कोशिकाओं में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग कार्य दिया जाता है, और इनमें शरीर के द्वारा ही उत्सर्जन और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, कोई अलग से सिस्टम नहीं पाया जाता। क्लियर, तो काम काम की बातें, दंश कोशिका याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत यहां से होती है, याद रखेंगे, समुद्रों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण ये करते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं, ये याद रखेंगे। लास्ट में एक चार्ट और वापस बना दूंगा, इनके लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। क्लियर, इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, एग्जाम्पल में हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिलिया, ओरिलिया, सिएनिमोन, प्लेनेटुला, गोर्गोनिया, इतने सारे नाम है। नाम देखो, हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं हाइड्रा में अमरत्व का गुण होता है, हाइड्रा। क्लियर, ओरिलिया दोस्तों जेलीफिश,
आप आगे चल के चीजें पढ़ेंगे कौन कौन सी मछली वास्तविक मछली नहीं है। ये तो क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। आप पढ़ेंगे जेलीफिश, सिल्वर फिश, है ना, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फिश, ठीक है। वो सारे जब आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज पढ़ना कि भैया जो आपका हाइड्रा है उसमें रीजनरेशन पाया जाता है। और आप ये भी पढ़ेंगे ऑरिलिया को क्या बोलते हैं, जेलीफिश कहते हैं, ठीक है। मेट्रेडियम को सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है। गोर्गोनिया, इसको समुद्री पंखा कहते हैं, सी फैन, पंखे के जैसी स्ट्रक्चर। और पेनेटुला कलम के जैसी, पेन के जैसी स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए इसको समुद्री कलम कहते हैं। और फाइसेलिया की आकृति, है ना, पुर्तगाल के जंगी जहाज के जैसी होती है, देख लो ये समुद्री एनिमोन है ना, सी एनिमोन, ठीक है। और फाइसेलिया की जो आकृति है वो पुर्तगाली युद्धपोत जैसी होती है। तो आपको सीधे सीधे आपको याद ही करना है कि भैया जेलीफिश को क्या नाम दिया है, ऑरेलिया। सी एनिमोन किसे कहते हैं, मेट्रिडियम को कहते हैं। समुद्री पंखा, सी फैन किसे कहते हैं, गोर्गोनिया को। समुद्री पेन, सी पेन किसे कहते हैं, पेनेटुला को। और पुर्तगाली युद्धपोत फाइसेलिया। भाई ये टॉपिक ही नामों का है। ये टॉपिक में जो इन नामों को छाप लेगा दिमाग में उसकी नैया पार है। क्लियर, चलिए। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा दो को हम लोग पढ़ चुके हैं, मेजर हैं। आगे देखिएगा, टीनोफोरा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। तीनों में आपको तीनों की विशेषता क्या है, इनके अंदर दोस्तों, है ना, कॉम्ब प्लेट, कंगे के जैसी पट्टियां पाई जाती हैं। कॉम्ब का मतलब कंघा और प्लेट का मतलब पट्टियां। इनकी बॉडी में कंघे के जैसी पट्टियां पाई जाती हैं। क्लियर, 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं और इनमें सिलिया पाया जाता है। सिलिया जानते हैं, सिलिया फ्लेजिला, पादपों में कसाब, जंतुओं में कसाब और पक्षमाप कोशिकाओं में, है ना, फिलामेंट की तरह पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला। क्लियर, ये आप कॉम्ब प्लेट देख रहे हैं, देखिए कंगे की जैसी पट्टियां, ठीक है। इनमें इनको एक नाम दिया जाता है कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट, सी वॉलनट कहते हैं। अखरोट के जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। ये खास बात स्पेशल बनाती है इनको, इनके अंदर बायोल्यूमिनिसेंस पाया जाता है, चमक पाई जाती है। क्लियर, जुगनू चमकता है ना, है ना, तो इनके अंदर, इनकी बॉडी में ही चमक पाई जाती है, ल्यूमिनिसेंस पाया जाता है, इनके अंदर जैव संदीप्ति पाई जाती है। समुद्र के वातावरण को बहुत चमकीला और बहुत अनोखा, बहुत अचंभा देने वाला बनाते हैं ये, ठीक है। अंदर एकदम बिजली की तरह चमकते हैं, बहुत अच्छा लुक देते हैं। क्लियर, उभयलिंगी हैं, नर और मादा एक ही बॉडी में होता है और श्वसन उत्सर्जन बॉडी सरफेस से ही होता है। 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया, जिसमें प्लूरोब्रैंकिया आपके सामने है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। डायग्राम सारे एनसीईआरटी से उठाए हमने। क्लियर, तो टीनोफोरा के बारे में आपको क्या याद रखना है, कॉम्ब प्लेट, कंगे के जैसी पट्टियां होती हैं और इनको समुद्री अखरोट कहते हैं। इनके अंदर जैव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस, जैविक रूप से चमक पाई जाती है। टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया, नाम ध्यान रखेंगे, टंटा खत्म। क्लियर, लास्ट में रिवीजन और करवा दूंगा इनका अच्छे से। चलो, उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस दोस्तों, चपटे क्रमी, है ना, चपटे क्रमी भी कहते हैं, फीता क्रमी भी कहते हैं। क्लियर, तो चपटे क्रमी, फीता क्रमी कहते हैं। क्लियर, कीड़े के समान के अखंडित जंतु, इनकी बॉडी में खंड लगता है कि हैं बट होते नहीं हैं। क्लियर, तो इन्हें चपटे क्रमी कहते हैं। आगे इनके बारे में बात याद रखेंगे, चपटे क्रमी कहते हैं, इनको फीता क्रमी भी कहते हैं। क्लियर, ये परजीवी होते हैं, बीमारियां देते हैं, ठीक है। चलिए, इस संघ के जंतु परजीवी होते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं वो मुक्त रूप से भी रहते हैं, जैसे प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेनेरिया में अनलिमिटेड रीजनरेशन पाया जाता है। प्लेनेरिया के बारे में आगे चलो पढ़ा दूंगा। प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, अनलिमिटेड असीमित पुनर्जनन। अब सुनो, जिन जंतुओं में आश्रय रखते हैं उनको, उनकी बॉडी में कांटे, हुक्स और सकर, ठीक है, इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। हुक्स का मतलब हुक की सहायता से फिट हो जाते हैं और सकर का मतलब चूसकांक, चूसते हैं वहां से, है ना, न्यूट्रिशन को वहां से सक करते हैं। तो इनके अंदर हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। चपटे फीतानुमा परजीवी क्रमी होते हैं। इनके चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जैसे प्लेनेरिया देखो। क्लियर, लीवर फ्लूक, ये लीवर में पाया जाता है। टैप वर्म, टैप के जैसे होता है, टैप के जैसे पाई जाने वाली क्रमी है फीता क्रमी, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, याद रखेंगे। तो सबसे मेन बात ही क्या है कि इनके अंदर ये क्या होते हैं, फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे क्रमी होते हैं। क्लियर, दूसरी बात याद रखेंगे, मोस्टली परजीवी होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, परजीवी। इनके अंदर हुक्स
हुक्स और सकर, हुक का मतलब होता है, हुक तो आप जानते ही हैं कुंदा, है ना, और सकर का मतलब चूसकांग, चूसने के लिए पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, इस संघ के जंतुओं में पाचन तंत्र अविकसित होता है, ठीक है, क्योंकि वे अपने पोषकों के शरीर में पचा हुआ, देखो ध्यान रखना, ये परजीवी होते हैं तो ये खुद भोजन नहीं पचाते, है ना, जिससे पोषण प्राप्त करते हैं ना वो पचाए, हमें तो पचा पचाया दे दे, तो ये ध्यान रखना, परजीवी से अपने पोषक से जब पोषण लेते हैं तो पचा पचाया भोजन लेते हैं। इस संघ के जंतुओं में कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है, उभयलिंगी होते हैं। क्लियर, ये उत्सर्जन की क्रिया ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होती है। क्लियर, शरीर खंडयुक्त दिखता है, होता नहीं है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्लेनेरिया, फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, सिस्टोसोमा, ये आपने नाम पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर असीमित पुनर्जनन, अनलिमिटेड रीजनरेशन पाया जाता है, असीमित पुनर्जनन पाया जाता है प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। प्लेनेरिया कट पट जाएगा, वापस से तैयार हो जाएगा। क्लियर, फैसियोला हिपेटिका, ठीक है, लीवर फ्लूक है जो गाय भेड़ बैल आदि में बाइल डक्ट में पाया जाता है, गाय भेड़ बैल आदि की जो बाइल डक्ट है लीवर से कनेक्ट होती है उसमें पाया जाता है, बीमारी करता है वहां पे, ठीक है। टीनिया सोलियम हमारी आंतों में टीनियसिस नाम की बीमारी करता है, ठीक है। और सिस्टोसोमा ये ब्लड फ्लूक है, खून चूसने वाला फ्लूक है। ब्लड फ्लूक का मतलब है ये क्या है बताओ, रक्त प्रणाव है, ये क्या करता है, ब्लड को सक कर लेता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया मुक्त रूप से पाया जाता है, परजीवी रूप में नहीं पाया जाता। फैसियोला हिपेटिका, हिपेटिका, अरे हिपेटोलॉजी लीवर की स्टडी, लीवर में जाके क्या करता है, लीवर से कनेक्टेड जो बाइल डक्ट है, जो पित्त वाहिनी है, वहां पर पाया जाता है। टीनिया सोलियम आंतों में बीमारी करता है, और सिस्टोसोमा जो है ये ब्लड चूसने का काम करता है। प्लेनेरिया आपका एग्जाम्पल रहा, लीवर फ्लूक आपका रहा, और टेपवर्म आपके ये डायग्राम रहे, ठीक है। क्लियर, चलो एक एक चीज कनेक्ट करते जाइएगा, एग्जाम्पल्स को पढ़ना ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक। तो आपको अभी तक की बात में समझ में क्या आया कि पोरीफेरा की विशेषता है छिद्रित शरीर, सिलेंट्रेटा की विशेषता क्या है, दंश कोशिकाएं, है ना। टीनोफोरा की विशेषता क्या है, कॉम्बो प्लेट, कंगे के जैसी प्लेटें। प्लेटी हेलमेंथिस की विशेषता क्या है, चपटा शरीर। अब एसके हेलमेंथिस गोलक्रमी, दोस्तों इनको निमेटोडा भी कहते हैं, गोलक्रमी या इनको सूत्रक्रमी कहते हैं। गोलक्रमी गोल आकृति में होते हैं, साथ ही साथ ये धागे के जैसे होते हैं, इसलिए इनको थ्रेड वॉर्म सूत्रक्रमी कहते हैं। क्लियर, चलो ये परजीवी होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से नुकीले, वेरी गुड, दोनों तरफ से नुकीले होते हैं। इनकी बॉडी पर कठोर क्यूटिकल पाई जाती है, रक्त परिसंचरण तंत्र, स्वतंत्र तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंदर इनके अंतर्गत ध्यान रखना है, एक नर्व रिंग होती है, और साथ में 6 क्या होते हैं, नर्व कॉर्ड होते हैं। नर्व रिंग प्लस 6 नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग होते हैं, 6 नर्व कॉर्ड होते हैं। ब्रेन अभी भी एब्सेंट है, एक लिंगी होते हैं, ध्यान रखना। एस्केरिस नर अलग होता है, मादा अलग होता है। अभी तक हमने यहीं पे आके चर्चा करी है कि ये एक लिंगी हैं। अब तक सब में क्या पढ़ रहे थे, उभयलिंगी पढ़ रहे थे। क्लियर, सभी के अंदर हम लोग उभयलिंगी की बात कर रहे थे। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे, लेकिन यहाँ एक लिंगी मतलब मेल अलग फीमेल अलग, नर एस्केरिस अलग मादा एस्केरिस अलग। क्लियर, ठीक है। मेन चीज दोनों तरफ से नुकीले हैं, परजीवी हैं, गोल या धागे के जैसी संरचना रख रहे हैं। क्लियर, एग्जाम्पल ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, बाउचरेरिया। अब देखो नाम याद आएगा तुरंत, देखो क्या, ट्राइकिनेला मनुष्य सुअर आदि में आंत में पाया जाता है, ट्राइकिनोसिस बीमारी करता है। एस्केरिस आंत में पाया जाता है, एस्केरिस बीमारी करता है। ये बूचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, अरे हाथी पांव रोग याद आया क्या, हाथी पांव रोग कौन करता है, एस्केरिस में। देखो एस्केरिस में नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। और ये बाउचेरिया है जो कि आपके हाथी पांव रोग एलिफेंटियसिस बीमारी करता है, ठीक है, हाथी पांव रोग। क्लियर, प्लीज डोंट रिपीट कमेंट प्लीज। चलिए, तो अभी तक हम लोग प्लेटी हेलमेंथिस के बाद एसके हेलमेंथिस की बात करिए। एसके हेलमेंथिस के एग्जांपल्स भी आप देखेंगे, बाकी मैं एक बार और लास्ट में इन सब के बारे में चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है भाई। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एनालिडा, एनालिडा, एनालिडा की खास बात एन्युलस, एन्युलस का मतलब है वलय युक्त शरीर, ये खास बात है। इनकी बॉडी पे वलय होते हैं, बॉडी में रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं। केंचुआ देखोगे बॉडी पर रिंग पाई जाती है। क्लियर,
शरीर खंडित होता है, खंड पाए जाते हैं शरीर के अंदर। एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा में आपको बताया है, प्रत्येक खंड रिंग जैसा होने के कारण इन्हें एनालिडा कहते हैं। साधारणतः स्वतंत्र होते हैं, अनेक खंड होते हैं। खंडों को क्या कहते हैं? खंडों को मेटामियर कहते हैं। तैरने के लिए इनके अंदर पैरापोडिया नाम की संरचना होती है। एनालिडा संघ के जंतुओं में पैरापोडिया नाम की संरचना होती है तैरने के लिए। अब जैसे नेरीज, क्लियर, नेरीज जैसे आप पढ़ रहे हैं केंचुआ, देखो ये केंचुआ, केंचुए के साथ में नेरीज, और नेरीज के साथ में आप आगे चल के बात करेंगे जोंक भी इसी में पढ़ेंगे। जो जोंक होती है लीच, वो भी आप इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो याद रखना है एनालिडा संघ के जंतुओं की खास बात क्या है? वलय युक्त शरीर, रिंग पाई जाती है बॉडी में, शरीर खंड युक्त होता है, शरीर में फ्रेगमेंट होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं इनके अंदर जो खंड होते हैं उन्हें मेटामियर्स कहते हैं। और जो तैरने वाली जो संरचनाएं होती हैं, तैरने के लिए इनके अंदर पैरापोडिया नाम की संरचना होती है। केंचुआ इसी में आता है, जोंक इसी में आती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, छोटे छोटे सूख, छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। शरीर में अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन हमने कहा है एनालिडा से प्रारंभ हो जाता है। हीमोग्लोबिन, ये किस संघ के जंतुओं में हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ घुलने की बजाय प्लाज्मा में घुलकर बहता है? बहुत आया ये सवाल। एनालिडा संघ के जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन है वो जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के साथ, या कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के साथ ना होकर ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, वो ये है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया, इनमें उत्सर्जन जिस संरचना के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं, क्लियर, उत्सर्जन, ठीक है। श्वसन, केंचुए में श्वसन की बात करें त्वचा के द्वारा, कभी कभी क्लोम के द्वारा। कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, कुछ बहुलिंगी, जैसे नेरीज एकलिंगी होता है, मेल फीमेल अलग, जबकि जोंक और केंचुआ जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, ये ध्यान रखना। लार्वा, इनका ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर। अब एग्जांपल देखो, पॉलीगार्डियस, नेरीज, एफ्रोडाइट, केंचुआ, जोंक आदि, है ना। अब देखो, क्लियर, क्या क्या विशेषता हमने पढ़ी? एनालिडा में वलयुक्त शरीर है, खंड पाए जाते हैं, श्वसन जो है त्वचा के द्वारा हो रहा है, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा हो रहा है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलकर बहता है। कुछ एकलिंगी हैं, कुछ बहुलिंगी हैं, बहुलिंगी मतलब उभयलिंगी हैं। जोंक और केंचुआ उभयलिंगी है, नेरीज आपका एकलिंगी है, लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर। एग्जाम्पल पे आते हैं। नेरीज, दोस्तों नेरीज जो होता है समुद्र तट पर चट्टानों के नीचे समुद्री वनस्पतियों के बीच पाया जाता है। हिरुडिनेरिया, दोस्तों खून चूसने वाली जोंक होती है, लीच, क्लियर। सैंग्विनवोरस, देखो एक नाम है रक्ताहारी, जैसे शाकाहारी को हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं, क्लियर। उसी तरीके से जो रक्ताहारी होते हैं उनके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है सैंग्विनवोर। और ये हिरुडिनेरिया होती है, जोंक होती है, ये क्या होती है? रक्ताहारी होती है। खून चूसते समय एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट, ये याद है क्या ये शब्द? हेपेरिन याद है? हेपेरिन शरीर में रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। तो लीच की बॉडी में, जोंक में हिरुडीन पाया जाता है जो बॉडी में थक्का जमने से रोकता है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। केंचुआ, अरे किसान का दोस्त, मिट्टी को जुताई करने वाला, नेचुरल प्लोमेन, प्राकृतिक रूप से हल चलाने वाला, प्रकृति की आंत, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी का बैरोमीटर, अरे पाया जाता है अगर केंचुआ मिट्टी में तो उपजाऊपन का संकेत है, मिट्टी उपजाऊ होगी, क्लियर। तो केंचुआ याद रखेंगे। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, हिरुडिनेरिया को जोंक कहते हैं। नेरीज एक क्या है? एक आपका जो एनालिडा है जो समुद्र तट पर चट्टानों के बीच, नीचे और समुद्री वनस्पतियों के बीच पाया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिएगा, तो यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है हैवी तो बिल्कुल है, मैं इस बात को तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल नो डाउट ये हैवी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बोलो, चलिए, क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बात करते हैं। चलो भाई, ये एनालिडा की बात हुई, ठीक है। एनालिडा के बाद हम पढ़ने में आएंगे ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब ही है, ऑर्थ्रोस का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब पैर।
जिनके पैर अंदर से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है संधिपाद। संयुक्त उपांग ऑर्थ्रोपोड्स, जिनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। ध्यान रखना है, ऑर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन आ गया, सबसे ज्यादा जंतु प्रजातियां इसी में पाई जाती है। यह भी याद रखना, इस संघ के जंतु जल, थल, वायु सब जगह पाए जाते हैं। क्लियर। इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और एब्डोमन। क्लियर। बाह्य कंकाल कीटों का कवच किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ध्यान रखना। क्लियर। और बॉडी पर जो खंड पाए जाते हैं उनमें पैर लगे होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा नाम इसीलिए रखा गया है। क्लियर। आगे बात करेंगे, इनकी बॉडी में एक ब्लड कैविटी पाई जाती है जिसे हीमोसील कहते हैं, है ना। क्लियर। चलो, मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं जो जंतुओं को छेदने, चूसने, चबाने के लिए काम में आते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, है ना, किस किस में पढ़ाया है आपको? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पढ़ेंगे, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पढ़ेंगे, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। इनका हृदय लंबा और फ्लेक्सिबल होता है। ये कोई काम की बात नहीं है, लेकिन ये काम की बात जरूर है। कीटों का कवच काइटिन का बन। इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, गुहा होती है जिसका नाम है हीमोसील। पैर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इनका नाम ऑर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा संघ है, जल, थल, वायु तीनों वातावरण में पाए जाते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र है। क्लियर। श्वसन क्रिया कीटों में, बताओ, याद करो, कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास नली के द्वारा। कीटों में श्वसन, ठीक है। अब जो जलीय हैं उनमें तो गिल्स हैं, और बाकी जो है ना, जो सामान्य हैं उनमें श्वास नली के द्वारा। और जैसे बिच्छू की बात करते हैं तो बिच्छू में आपने पढ़ा होगा बुकलंग, बिच्छू में पुस्त फुफ्फुस पाए जाते हैं। उत्सर्जन इनमें मेल्पी की नलिका के द्वारा होता है, ये भी आप पढ़ लेंगे। कुछ में ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम पूर्ण डेवलप होता है। क्लियर। जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, नर कीट अलग होता है, मादा कीट अलग होता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे केकड़ा, ठीक है, केकड़े को बोलते हैं लिम्यूलस, केकड़ा। बिच्छू स्कॉर्पियन, मकड़ियां स्पाइडर, झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, देखो एक क्रेफिश नाम के पीछे फिश है, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा बॉम्बिक्स मोराई, कनखजूरा स्कोलोपेंड्रा, लाख कीट लेसिफर, सिल्वर फिश, देखो एक नाम और आ गया। तो कौन कौन सी 4 मछलियां मैं पढ़ा रहा हूं आपको? क्रेफिश याद रखना, सिल्वर फिश याद रखना, सिल्वर फिश, जेली फिश आपको मैंने हाइड्रा में पढ़ा ही दी थी, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना क्रेफिश, सिल्वर फिश, ठीक है। और याद रखना झींगा मछली, झींगा मछली याद रखना, ठीक है। और याद रखना सिल्वर फिश हो गया, ठीक है, क्रेफिश हो गई, झींगा मछली हो गई, 2 बार रिपीट हो गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कीट उन्हें माना जाता है जिनके अंदर 3 जोड़ी उपांग होते हैं। जिनके अंदर 3 जोड़ी पैर होते हैं उनको कीट, मतलब ऑर्थ्रोपोडा में ही कीट आते हैं, लेकिन सभी ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर कीट नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे बिच्छू है, कीट नहीं माना जाता, मकड़ी है, कीट नहीं मानी जाती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो झींगा प्रॉन, झींगा एक जलीय जीव है, खाने के काम आता है। केकड़ा जल में रहने वाला जंतु है, वैज्ञानिक नाम कार्सिनस है, ठीक है। टिड्डा लोकस्टा, टिड्डी दल आता है ना, लोकस्टा कहते हैं। पेरीपेट्स, ये आता है क्वेश्चन, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाली कड़ी, पेरीपेटस। क्लियर। सबसे ऑर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा कीट आते हैं। कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं। मकड़ी बिच्छू को कीट नहीं माना जाता, केकड़े को कीट नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें पैर 3 जोड़ी से ज्यादा होते हैं। क्लियर। 4 जोड़ी होते हैं मक्खी और बिच्छू में, और केकड़े में 5 जोड़ी होते हैं। तो इनको क्या नहीं मानते हम? कीट नहीं मानते। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी है? सबसे पहले हमने मोस्टली कीटों के बारे में, ठीक है, सबसे पहली बात जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि भैया जॉइंट पैर हैं, कवच काइटिन का बना है, जल थल वायु में पाए जाते हैं, हीमोसील नाम की गुहा है, खुला परिसंचरण तंत्र है, श्वास नली ट्रेकिया के द्वारा जनरली श्वसन होता है, मेल्पी की नलिका के द्वारा जनरली उत्सर्जन होता है, तंत्रिका तरण पूर्ण विकसित है, एकलिंगी होते हैं, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, क्रेफिश, तिलचट्टा, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा बॉम्बिक्स मोराई, मधुमक्खी को कहते हैं एपिस, लाख का कीड़ा लेसिफर, सिल्वर फिश, क्रेफिश, है ना, झींगा मछली, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आपके ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लियर। तो काम की बातें यहां तक आपके हुई हैं। आगे
ये एग्जाम्पल देख लो, झींगा, ये रहा झींगा। बिच्छू आप देख ही रहे हैं, मकड़ी आप देख ही रहे हैं, बिच्छू को बोलते हैं पेलोपनियस, ठीक है। मकड़ी की प्रजाति एरेनिया कहलाती है। पेलिप्लेनेटा, ये क्या होता है, तिलचट्टा, कॉकरोच। मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी। ये हो गई आपकी तितली। ये हो गया आपका है ना, स्कोलोपेंड्रा, कनखजूरा कहते हैं। सेंटीपीड, अरे 100 पैर वाला सेंटीपीड कहते हैं, 100 पैर होते हैं इसके अंदर, स्कोलोपेंड्रा कनखजूरा। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, अच्छे से इनको पढ़ लिए और आगे बढ़िए। अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोलस्का में कुछ चीजें पढ़नी है, उसके बाद ज्यादा नहीं है। मोलस्का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। मोलस्का क्यों कहते हैं मृदु कवची? मोलस्का का मतलब ही है मृदु कवची। मोलस्का वर्ड काम में क्यों लिया है, क्लियर? मृदु कवची, सॉफ्ट शेल, इनका कवच सॉफ्ट होता है, ठीक है। मृदु कवची, खुला परिसंचरण तंत्र है। ब्लड में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इनके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है ना। और हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, ध्यान रखना। नीला, हरा, लाल, कलरलेस, किसी भी टाइप का ब्लड हो सकता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है। श्वसन क्रिया की बात करें, गिल्स या क्लोम इनके अंदर होते हैं, क्लियर। चलिए, इनका हृदय पृष्ठ भाग में पेरिकार्डियम है ना, इनके अंदर हृदय पर झिल्ली पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गुच्छे होते हैं नर्व्स के, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं। ये आ गया रेती जिह्वा, रेडुला है ना। भोजन को चबाने के लिए मुंह में रेती जैसे अंग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेडुला। तो रेडुला इनकी एक विशेषता है, एक अच्छी है ना विशेषता है रेडुला, क्लियर। आगे बात करें, इनमें कुछ जंतु एक लिंगी, कुछ द्विलिंगी हो सकते हैं। ये देखो घोंगा, जो शंख बजाते हैं ना मंदिर में, घोंगा। और जो आपने बजरी जब लाते हैं तो बजरी में जो कटोरियां सी निकलती हैं, वो कटोरियां क्या है, जो 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 है ना, जो कटोरियां सी निकलती है ना बजरी में, वो क्या होती हैं, यूनियो, ठीक है। शंख, मोती, सीपी आदि बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। एग्जाम्पल में देखो, नियोप्लाना, काइटिन, पाइला, डेंटेलियम, सीप, सीप को बोलते हैं यूनियो। देखो कुछ नाम ध्यान रखना, सीप जो होते हैं सीपी, यूनियो। मोती, मुक्ता शक्ति, पर्ल ओयस्टर, सीपिया, ऑक्टोपस, डेविल फिश, याद रखना। देखो पाइला, पाइला को घोंगा या सेब घोंगा कहते हैं। यूनियो तालाब या पोखर किनारे बिल्कुल मिट्टी में होता है। सीपिया समुद्र में पाई जाती है। सीपिया को कटल फिश, तो एक नाम और मछली का आ गया यहां पे, कटल फिश। तो कटल फिश वास्तविक मछली नहीं है, क्लियर। उसके बाद ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश। और ये क्वेश्चन बहुत आ रखा है, मोती किससे प्राप्त होता है, मोती ओयस्टर से प्राप्त होता है। मोती किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और मोती किस किस्म से प्राप्त किए जाते हैं, पिंक टाडा। याद रखना, ये बहुत आया क्वेश्चन, राजस्थान में एलडीसी में आया था। भारत में मोलस्का पिंक टाडा नाम की जो वैरायटी है, उससे मोती प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, ये टॉपिक याद करने में सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक माना जाता है, सबसे मुश्किल टॉपिक्स। लेकिन इसमें ज्यादा गहरा, ज्यादा तगड़ा जो क्वेश्चन है वो आता नहीं है जनरली। क्लियर हो गई बात यहां तक? ज्यादा गहरा, ज्यादा तगड़ा आता नहीं है जनरली, सामान्यतः। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी, क्लियर। चलिएगा, ओके। तो एक एक करके हम चीजों को देखते जा रहे हैं, बढ़िया अप्रोच के साथ पढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको चीजें प्रॉपर दिख रही हैं नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, स्क्रीन पर आपको चीजें प्रॉपर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आपसे ये जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। जल्दी से जल्दी एक बार मुझे जरूर बताएंगे, क्लियर। स्क्रीन पर चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं है, विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं है, मुझे थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेकर डाउट है, ठीक है, बताइएगा। चलिएगा, लेट मी चेक द विजिबिलिटी, मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट छोड़े नहीं अपन, ठीक है। बोर्ड पे चलिए, बिल्कुल उम्मीद करता हूं बढ़िया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, मोलस्का पिंक टाडा के बारे में आपने बात करी,
ठीक है। काइटन, अब देखो इनमें कुछ नाम है, जैसे काइटन को समुद्री चूहिया कहते हैं, टोरिस को समुद्री नींबू कहते हैं, है ना, एप्लेसिया को समुद्री खरगोश, एक पादप है कुंडलिनी जिसको गार्डन घोंगा कहते हैं, इयोलिस को समुद्री स्लग कहते हैं, ऑक्टोपस को श्रृंगमीन कहते हैं, इतना नहीं याद रखना, ठीक है, लेकिन याद रखना समुद्री चूहिया काइटन, ठीक है। नौवा हम ग्रुप पढ़ रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों इकाइनो का मतलब है कांटे और डर्मेटा मतलब त्वचा, इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, ये इनकी विशेषता है। जंतु समुद्री है पूरी तरह से, त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट होती हैं, इनके अंदर नालपाद, ये ध्यान रखना, क्लियर। नाल तंत्र दो ग्रुप्स में पाया जाता है, नाल तंत्र दो जंतुओं में पाया जाता है, दो संघों में पाया जाता है, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा, नाम ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट, नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होने का मतलब एक लिंगी है, ठीक है। उसके बाद बात करें रीजनरेशन की कैपेसिटी, ये एक ही नाम काफी है, स्टारफिश, तारा मछली एस्टेरियास, ठीक है, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन, एंटीडोन, ये सारे नाम है एग्जाम्पल में। देखो एंटीडोन इस तरह की स्ट्रक्चर है, समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ भी याद करो मत करो, आप दो नाम याद रख लेना बस, स्टारफिश याद रख लेना जिसको एस्टेरियास बोलते हैं, स्टारफिश याद रख लेना एस्टेरियास, केवल एक नाम, और एक नाम और पढ़ा रहा हूं आगे। तो एक तो इकाइनोडर्मेटा में याद रखेंगे, शरीर पर कांटे पाए जा रहे हैं, नालपाद पाए जा रहे हैं, एक लिंगी है, पुनरुद्भवन की क्षमता है। ये देखो एस्टेरियास को तारा मछली कहते हैं, तारे के जैसी आकृति होती है, क्लियर है ना। उसके अलावा एंटीडोन को फेदर स्टार कहते हैं, एंटीडोन को क्या बोलते हैं, फेदर स्टार, पंख के स्टार के जैसा होता है, ठीक है। एकाइनस को समुद्री अर्चिन कहते हैं, ओफियोरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं, नाम मत याद रखना, एस्टेरियास एंटीडोन याद रख लेना। एस्टेरियास तारा मछली भी याद रख लोगे तो काम काफी है, तारा मछली भी याद रख लोगे, तारा मछली तो काफी है, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। आगे चल के मैं काम की चीजें एक जगह और लिखाऊंगा आपको। एंड लास्ट एंड फाइनल विल डिस्कस अबाउट, लास्ट एंड फाइनल बात हम कर रहे हैं, लास्ट एंड फाइनल बात यहां पर हम कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा को लेकर, ये क्लियर, लास्ट एंड फाइनल, उसके बाद हमारा नॉन कॉर्डेटा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हेमी का मतलब आधा, कॉर्डेटा का मतलब रज्जु की। इन्हें पहले क्वेश्चन आता है किस संघ के जंतुओं को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था बाद में नॉन कॉर्डेटा में, तो इनको आधा रज्जु की कहते हैं, क्यों, क्योंकि कॉर्डेटा से मिलते जुलते हैं, बाद में इन्हें नॉन कॉर्डेटा में रख दिया, ठीक है। कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड, जिनमें रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाली संरचना पाई जाती है, क्लियर, लेकिन वास्तविक नहीं होने के कारण इनको हेमिकॉर्डेटा में रख दिया। इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रोबोसिस, इनकी बॉडी में एक संरचना है जिसे बोलते हैं शुंड, तो इनका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटा है। देखो ये वाला जो भाग है ये आगे वाला प्रोबोसिस है, ठीक है, शुंड बोलते हैं, है ना, आगे एकदम नुकीला, उसके बाद कॉलर, और ये पीछे वाला पूरा धड़ है, ठीक है। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटा है, क्लियर। इनमें नोटोकॉर्ड केवल सिर में पाई जाती है, पूरी बॉडी में नहीं है, इस वजह से इनको क्या करते हैं, है ना, हेमिकॉर्डेटा में रख दिया। इनमें प्रोबोसिस के द्वारा उत्सर्जन होता है, श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, एक लिंगी होते हैं, लार्वा का नाम टोर्नेरिया है, दो नाम याद रख लें, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, ठीक है। 9वीं क्लास की एनसीईआरटी ने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा संघ में प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा हुआ है, यानी कि 9वीं क्लास की, देखो 11th क्लास एनसीईआरटी ने तो हेमिकॉर्डेटा को एरज्जुकी में रखा है, नॉन कॉर्डेटा में रखा है, लेकिन जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में रखा हुआ है। ये विवाद छोड़ा हुआ है, और अब मैं आपको एक प्रॉपर वर्गीकरण वापस से देता हूं एग्जांपल्स के साथ। देखो पोरीफेरा, पोरीफेरा की खास बात, पोरीफेरा की खास बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। छिद्रित शरीर, जलीय होते हैं और जल में स्थिर होते हैं, क्लियर। ओस्टिया, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें बड़ा छिद्र जो होता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। नाल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र में विशेष प्रकार की कोएनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, क्लियर। पोरीफेरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, छिद्रित शरीर है, कोई भी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि की क्रियाविधियां नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पोरीफेरा के बारे में।
छिद्रित शरीर है, जल में स्थिर होते हैं, ऑस्टिया ऑस्कुलम छिद्र है, नाल तंत्र पाया जाता है। और कोई खास बात, मैं लास्ट में सारी चीजें मर्ज करने जा रहा हूं पोरीफेरा की। क्लियर, देखो ठीक है, ये बातें हुई पोरीफेरा। अचल होते हैं, ठीक है, क्लियर। लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टूला। चलिए, लार्वा का नाम क्या है? एम्फीब्लास्टूला लार्वा है। नाम ध्यान रख, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ लिमिटेड चीजें, एग्जाम्पल में यूप्लेक्टेला, वीनस की फूलों की टोकरी, यूस्पोंजिया, क्लियर, और स्पोंजिला, साइकॉन, क्लियर। उसके बाद हम नई चीज पर जाते हैं, 1 सेकेंड। उसके बाद हम नई चीज पर जब जाएंगे, 1 सेकेंड, उसके बाद हम चलते हैं पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में क्या याद रखना है? सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। तो सीलेंट्रेटा के अंतर्गत सीलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, ठीक है। और निडेरिया का मतलब है निडोब्लास्ट, जो दंश कोशिकाएं इनके अंदर होती हैं, दंश कोशिकाएं शिकार को पकड़ने के लिए इनके अंदर पाई जाती है, दंश कोशिकाएं, ठीक है। सीलेंट्रेटा की और खास बात क्या है? सीलेंट्रेटा के जंतु भी कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। सीलेंट्रेटा के जंतुओं की बात करें तो सीलेंट्रेटा के जंतुओं में आपके क्या होता है? 1 सेकेंड, भूल गया, कोई वर्ड था, मैं दिमाग से निकल गया। सीलेंट्रॉन कैविटी, मुझे कुछ स्पेशल चीज बतानी थी सीलेंट्रेटा को लेके और वो दिमाग से निकल गई। बाकी शरीर संगठन किसमें किस स्तर का है वो बात तो हमारी हो ही गई। एग्जाम्पल में आपके सामने हाइड्रा ध्यान रखना है और ऑरेलिया ध्यान रखना है। ऑरेलिया, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, जेलीफिश। फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत। फाइसेलिया को क्या बोला जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्लियर। हाइड्रा के अंदर पुनर्जनन पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? पुनर्जनन। और मैं एक काम की बात और थी सीलेंट्रेटा को लेके, मैं ढूंढ लेता हूं, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, आपको वही याद रखने। निडोब्लास्ट हो गया, यस। टेंटेकल, शिकार को पकड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स की बात हमने करी थी, क्लियर हो गई बात यहां तक, ये सीलेंट्रेटा के बारे में। उसके बाद टीनोफोरा के बारे में लिमिटेड बात। टीनोफोरा, टीनोफोरा की खास बात क्या है? कॉम्ब प्लेट, कंगे के जैसी प्लेट पाई जाती है, इसलिए इनको कॉम्ब जेली, इसलिए इनको कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट कहते हैं, समुद्री अखरोट। और आपके एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या पढ़ा? समुद्री अखरोट कहते हैं, इनके अंदर जैव संदीप्ति बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। और इनमें 2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया आप नाम ध्यान रखेंगे, आपका काम यहीं से बन जाएगा, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, है ना, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थिज। प्लेटीहेल्मिन्थिज को क्या बोलते हैं? चपटेक्रमी, चपटेक्रमी या फीताक्रमी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिज के जंतु कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, लेकिन एक मुक्त जीवी भी होता है जिसका नाम पढ़ाया था आपको, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, क्लियर। ये बात हुई प्लेटीहेल्मिन्थिज के संघ के जंतुओं के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थिज संघ के जंतुओं की बॉडी में हुक्स और क्या पाए जाते हैं? सकर्स पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिज के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने प्लेनेरिया है। प्लेटीहेल्मिन्थिज संघ के जंतुओं की बात करें, ठीक है, प्लेनेरिया। इसके अलावा आपके प्लेनेरिया असीमित पुनर्जनन की क्षमता है, असीमित पुनर्जनन की क्षमता है, क्लियर। फैसियोला हिपेटिका है, फैसियोला हिपेटिका, क्लियर। इसको, ये कहां पाई जाती है बोलो? लीवर फ्लू कहते हैं फैसियोला हिपेटिका को। और प्लेटीहेल्मिन्थिज के बारे में काम की सबसे स्पेशल कोई बात हमारे सामने अगर बचती है, क्लियर, असीमित पुनर्जनन की बात करी है, ठीक है, चपटेक्रमी की बात करी है, परजीवी होते हैं इसकी बात हमने करी है, क्लियर। फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, है ना, बिल्कुल,
टीनिया सोलियम, ये और याद रखना है, टीनिया सोलियम हमारी आंतों में टीनियसिस बीमारी करता है। क्लियर, ये ठीक है। उसके बाद एसके हेलमेंथिज की बात करते हैं। मैं सबके बारे में आपको विशेष विशेष बातें एसके हेलमेंथिज के बारे में बातें करेंगे। तो एसके हेलमेंथिज को गोलकृमि या सूत्रकृमि कहते हैं, गोलकृमि या सूत्रकृमि कहते हैं एसके हेलमेंथिज, ठीक है। और एसके हेलमेंथिज के उनकी बात करते हैं तो एसके हेलमेंथिज में एस्केरिस आता है, एस्केरिस पढ़ा है, एस्केरिस के बारे में बात की है, ठीक है। एसके हेलमेंथिज के अंदर आप एस्केरिस पढ़ रहे हैं। क्लियर, एसके हेलमेंथिज के मेंबर्स ये भी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ये भी क्या करते हैं, बीमारी या रोग पैदा करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, बाउचेरिया। क्लियर, बोलो, हाथी पांव रोग कौन करता है, बोलो, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एनालिडा। एनालिडा में वलयुक्त शरीर पाया जा रहा है, बॉडी पर खंड पाए जा रहे हैं एनालिडा के अंतर्गत। एनालिडा में हमने पढ़ा है नेरीज, एनालिडा में हमने पढ़ा है केंचुआ, एनालिडा में हमने पढ़ा है जोंक, ठीक है। एनालिडा में नेरीज के बारे में बात करी, केंचुए के बारे में, जोंक के बारे में। नेरीज जो होता है वो एक लिंगी होता है और केंचुआ जोंक जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। क्लियर, ठीक है। बॉडी पर जो खंड पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं मेटामियर्स। क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। एनालिडा, एनालिडा की बात करते हैं। एनालिडा में आपके सामने नेरीज हो गया, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ठीक है। जोंक के अंदर हिरुडीन नाम का केमिकल पाया जाता है। केंचुए को क्या क्या बोला जाता है वो भी हमने विशेषता की बात करी है, ठीक है। एनालिडा, एनालिडा के बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु वर्ग है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जॉइंट अपेंडेजेस, संधि युक्त उपांग, जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये बात हमारी हुई है। आर्थ्रोपोडा में मेलपीगी नलिका के द्वारा श्वसन हो रहा है, श्वास नली ट्रेकिया के द्वारा इनके अंतर्गत श्वसन हो रहा है। क्लियर, इसके बाद आर्थ्रोपोडा में बात करें तो आर्थ्रोपोडा में हमने कौन कौन सी फिश पढ़ी है, आर्थ्रोपोडा में हमने क्रे फिश पढ़ी है, आर्थ्रोपोडा में हमने झींगा मछली पढ़ी है, आर्थ्रोपोडा में हमने सिल्वर फिश पढ़ी है, रजत मछली पढ़ी है, सिल्वर फिश हमने इसी में पढ़ी है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्रैब यानी कि केकड़ा पड़ा है, मकड़ी पड़ी है, मच्छर आपने पढ़े हैं, रेशम कीट वगैरह सब आपने आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं मोलस्का, तो मोलस्का में हमने क्या पढ़ा है, मोलस्का में सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा दूसरा जंतुओं का संघ है। और मोलस्का का मतलब ही है मृदु कवची, इनका कवच जो होता है सॉफ्ट होता है मोलस्का के अंतर्गत, ठीक है। मोलस्का में ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जा रहा है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में ही, आर्थ्रोपोडा प्लस मोलस्का दोनों में ही पाया जा रहा है। मोलस्का की बात करें पाइला, जिसे आप सेब घोंगा कहते हैं। मोलस्का की बात करें तो आप पढ़ेंगे यूनियो, जिसे आप सीपी कहते हैं। ऑक्टोपस इसी में आप पढ़ेंगे, इसी में आप सीपिया पढ़ेंगे, ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत, ठीक है। और मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आप क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा में कांटे युक्त शरीर, बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, कांटे युक्त शरीर। इकाइनोडर्मेटा में भी नाल तंत्र होता है पोरीफेरा की तरह। इकाइनोडर्मेटा के बारे में खास बात हमने क्या पढ़ी, समुद्री स्टारफिश, स्टारफिश किस में आती है, स्टारफिश और एंटीडोन आपको याद रखने हैं। स्टारफिश किस में आती है, आपके इकाइनोडर्मेटा में आती है। और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, दो नाम आपने पढ़े। तो चलिए कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। कॉर्डेटा संघ को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कॉर्डेटा शुरुआत करते हैं बाकायदा सिंपल चीजों से। कॉर्डेटा के अंतर्गत देखो कुछ चीजें तो कॉर्डेटा में फिक्स है, क्या कुछ चीजें कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में कॉमन है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि सर पार्श्व सम्मिति होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी, पार्श्व सम्मिति पाई जाएगी, ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मीजोडर्म, अरे एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी होगा,
क्लियर। इसके अलावा इनका अंग तंत्र प्रकार का ऑर्गन सिस्टम टाइप का शरीर संगठन होगा, ऑर्गन सिस्टम टाइप का शरीर संगठन होगा। और साथ ही साथ ये प्रगुहीय होंगे, प्रगुहीय का मतलब सिलोमेट होंगे, इनमें गुहा पाई जाएगी, इनमें सीलोम पाया जाएगा। ठीक है, ये बातें तो हमें बेसिक से ही पता चल गई थी। अब कॉर्डेटा की खास बात दोस्तों, इनके जीवन चक्र में कभी ना कभी, इनके जीवन चक्र में कभी ना कभी एक पृष्ठरज्जु और एक खोखली, है ना, खोखला नर्व कॉर्ड पाया जाता है। खोखला नर्व कॉर्ड का मतलब, पृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों डोर्सल, डोर्सल का मतलब बॉडी के पिछले भाग में अंदर की तरफ। तो हमारे अंदर की तरफ बताओ, रीढ़ की हड्डी से होकर क्या निकल रहा रहता है, नर्व कॉर्ड, है ना, तंत्रिका रज्जु। अब जैसे तंत्रिका रज्जु हमारे अंदर बात करो तो मेरु रज्जु में कन्वर्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर्स की खास बात है कि इनकी बॉडी में एक डोर्सल, डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, एक होता है वेंट्रल, वेंट्रल ऊपर की तरफ होता है, एक होता है डोर्सल। तो डोर्सल का मतलब पृष्ठ भाग में, मतलब नीचे के भाग में क्या पाया जाएगा, नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। लाइफ में कभी ना कभी, जीवन के किसी ना किसी स्टेज में नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनके जीवन के किसी ना किसी अवस्था में, है ना, खोखला, नालाकार इसीलिए बोला है, खोखला सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, वो भी डोर्सल पाया जाएगा। क्लियर। भ्रूणीय विकास में इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, एक्टोडर्म के द्वारा जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, और इसी से रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण होता है। कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में क्लोम दरारें इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनमें पूर्ण विकसित ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है जो बंद प्रकार का होता है। यानी कि कॉर्डेटा की कुछ खास बातों की अगर बात करें तो पृष्ठीय, खोखला, पृष्ठीय खोखला नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा। ठीक है, क्लोम दरारें पाई जाएंगी, क्लोम दरारें पाई जाएंगी। साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, है ना, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र जीवन में इनके अंदर पाया जाएगा। ये कॉर्डेटा की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, साथ ही साथ कॉर्डेटा के अंतर्गत क्या है, द्विपार्श्व सममिति है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। द्विपार्श्व सममिति है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन होगा, सीलोमेट होंगे। ठीक है, चलें अब आगे बात करते हैं। आगे जब चीजों को लेकर जाएंगे, कॉर्डेटा की कुछ खास बातें यहां पर हो गई। आगे जब चीजों को लेकर जाएंगे, इनमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। क्लियर, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेटा को दो भागों में बांटते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ध्यान देना, प्रोटोकॉर्डेटा को कितने भागों में बांटते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब सुनना, इनमें अब जैसे हमारे अंदर, ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है। क्लियर, रीढ़ की हड्डी का कम विकसित जो रूप होता है, रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर करती है, उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। क्लियर, तो आप ऐसे समझिए, जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, उनको किस में रखा जाता है, यूरोकॉर्डेटा में। और जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वा के सिर से लेकर पूंछ तक होती है, उन्हें रखा जाता है सिफेलोकॉर्डेटा में। क्या ध्यान रखेंगे कि दोबारा से समझ लीजिए, जो कॉर्डेटा संघ है उसको दो भागों में बांटा है। कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और, है ना, कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी वो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। प्रोटोकॉर्डेटा को दो भागों में बांटा है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा की पूंछ में होती है, और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो सिर से लेकर कहां तक होती है, पूंछ तक होती है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रोटोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप एग्जाम्पल में याद रखोगे एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ये नाम याद रखने हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस, दो नाम याद रखने हैं। ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस केवल नाम याद रखने, रख पाओ तो ठीक, नहीं रख पाओ तो कोई। संघ कॉर्डेटा के वे जंतु जिनमें स्पष्ट वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें स्पष्ट रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको किस में रखा जाता है, कशेरुकी में रखा जाता है। कशेरुकी को 5 वर्ग में रखते हैं। ठीक है, कशेरुकियों को किस में रखा जाता है,
5 वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 भाग हमने बांट दिए। जो जबड़ा रहित कशेरुकी हैं, जिनमें जबड़ा नहीं होता, उनको साइक्लोस्टोमेटा में रख दिया, और जिनमें जबड़ा रहित होता है, जबड़ा पाया जाता है, उन्हें ग्नेथोस्टोमेटा में रखा जाता है। क्लियर हो गई बात। ग्नेथोस्टोमेटा जबड़ा वालों में पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स क्लास शामिल है, समझ गए, ठीक है। जो जबड़ा वाले हैं उनके अंदर, जो जबड़े नहीं होते उनको साइक्लोस्टोमेटा में रखा जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा को भी जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, कशेरुकियों को भी जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वर्टिब्रेट्स को भी 2 भागों में, साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा ग्नेथोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा होते हैं जबड़ा रहित होते हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा जो होते हैं ये जबड़ा युक्त होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? जबड़ा पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो आपके जो साइक्लोस्टोमेटा में 2 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, पेट्रोमाइजोन और एक नाम मिलेगा हैग फिश। ये भी एक नकली मछली है, हैग फिश, जिसको कि मिक्सिन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है मिक्सिन। इसको हैग फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैग फिश के नाम से जाना जाता है। हेलो, चलो क्लियर। तो अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स में 2 प्रकार के ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा रहित और ग्नेथोस्टोमेटा जबड़ा युक्त। अब इसके अंतर्गत आती हैं 5 क्लास, स्पीसीज मछलियां, एवीज पक्षियां, रेप्टाइल्स सरीसृप, ठीक है। एम्फीबियंस आपके क्या हो गए? एम्फीबियंस आपके हो गए उभयचर। और उसके बाद क्या हो गया भाई, है ना, आपके पास सॉरी, के बाद हो गया हमारे पास 1 सेकेंड, पिसीज, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और क्लियर। तो मैं चीजों को वापस आपके सामने एक बार रखूंगा। सेशन को एक बार बढ़िया तरीके से बच्चों शेयर करें, ठीक है। देह गुहा क्या होती है, इसको लेकर मैं अभी आपके सामने चीजें रख रहा हूं, आप टेंशन। चलिएगा, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चलिएगा, एनिमल किंगडम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। एनिमल किंगडम पार्ट 2 में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में वापस से एक बार चार्ट बनाकर चीजें आपके सामने रखूंगा। कॉर्डेटा की कुछ खास विशेषताएं वापस से एक बार समझ लीजिएगा। शुरुआत में मैंने समझाई थी। कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी, द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी। साथ ही साथ में आपके ये प्रगुहीय होते हैं। प्रगुहीय का मतलब सीलोमेट होते हैं। अब ये सीलोम क्या होती है, इसको देह गुहा कहते हैं। जैसे आप समझो, हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन है हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें भोजन पचता है। तो एक आहार नाल की जो दीवारें होती हैं उसे बोलेंगे गट वॉल, आहार नाल की दीवार। और दूसरा शरीर की दीवार। अब शरीर की दीवार क्या है? स्किन। अंदर अब आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी में ये हमारा शरीर है, क्लियर, और ये हमारे आहार नाल है। अब देखो, आहार नाल की दीवार और गट वॉल की दीवार और बॉडी वॉल की दीवार के बीच में गैप है। इस गैप को बोलते हैं देह गुहा। इस गैप को बोलते हैं सीलोम, ठीक है। सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है आहार नाल की दीवार, एलिमेंट्री कैनाल की दीवार और शरीर की दीवार के बीच में गैप। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीलोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? सीलोम। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। बिंदास तरीके से सेशन को एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब देखना, अब प्रेगुहीय के बाद जो तीसरी चीज मैं कॉर्डेटा के बारे में लिख रहा हूं, वो तीसरी चीज हम लिखेंगे, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंग तंत्र प्रकार का है। ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी में अंग और तंत्र पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम टाइप का डेवलपमेंट है। और नंबर 4, ये त्रिकोरकी होते हैं, यानी इनमें 3 जनन स्तर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक।
इसके अलावा कॉर्डेटा की क्या विशेषता है? इनके जीवन काल में कभी ना कभी, इनके लाइफ साइकिल में, इनके जीवन काल में कभी ना कभी एक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब है ना डोर्सल, डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु। जैसे अब आप, डोर्सल का मतलब क्या होता है समझना, डोर्सल का मतलब होता है पिछले भाग में, है ना, अंदर वाले भाग में, और नर्व कॉर्ड मतलब तंत्रिकाओं का एक तरीके से संरचना। अब आप ऐसे समझिए, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारे अंदर मेरु रज्जु कहां है बताओ? पीछे वाले भाग में है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डोर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, साथ ही साथ पृष्ठीय, पृष्ठीय का मतलब वही डोर्सल, शरीर के पिछले भाग में डोर्सल, होलो, होलो का मतलब खोखला, हमारे अंदर होलो का मतलब है खोखला, क्या पाया जाता है? सीएनएस पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्लियर? क्लियर? शरीर की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड वो संरचना है जिससे आगे चल के रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण होता है। बॉडी में क्लोम दरारें पाई जाती हैं, बॉडी में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर बंद प्रकार का क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डेवलप्ड ब्रेन, है ना, अच्छा मस्तिष्क इनके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये कॉर्डेटा की कुछ विशेषताएं, कॉर्डेटा की कुछ खास बातें जो यहां तो थी ही, यहां और कि इनके अंदर डोर्सल का मतलब है शरीर के पृष्ठ भाग में, गहराई वाले भाग में, पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में क्या पाया जाता है? नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, जो डेवलपमेंट के साथ ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादा डेवलप जीवों में स्पाइनल कॉर्ड में, मेरु रज्जु में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पृष्ठीय, है ना, वही पीछे वाले भाग में पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है। जीवन काल में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। क्लोम दरारें पाई जाती हैं, बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, डेवलप्ड ब्रेन इनके अंदर पाया जाता है। ये कॉर्डेटा की विशेषता है। क्लियर? अब कॉर्डेटा को दो भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण पढ़ लीजिए। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूं, एनसीईआरटी 11th क्लास आपके सामने है। एक है कॉर्डेटा, दूसरा है वर्टिब्रेटा। दोस्तों वर्टिब्रेटा को बोलते हैं कशेरुकी। कशेरुकी क्या होते हैं? जिनके अंतर्गत स्पष्ट वर्टिब्रल कॉलम, जिनके अंदर कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वो आपके किस में आते हैं भाई? वो आपके आ जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं किस में? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, स्पष्ट वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो आपके आ जाते हैं कहां पर? कशेरुकी में। ठीक है, अब सुनो, जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा को दो भागों में फिर बांटा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या पढ़ा अभी बताइएगा, अभी डिस्कस करेंगे। यूरोकॉर्डेटा, मैं वापस पूरा चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। यूरोकॉर्डेटा में हम क्या देख रहे हैं? यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, वो केवल लार्वा की पूंछ तक होती है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में होती है, और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड लार्वा के सिर से लेकर पूंछ तक होती है। क्लियर? ये अंतर है। और वर्टिब्रेटा में क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, डेवलप्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पाया जा रहा है। क्लियर? ये अंतर है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो यहां हम नाम ही ध्यान रखने, एसिडिया, साल्पा और टोलियोलम। एसिडिया, साल्पा और टोलियोलम, ठीक है। आपको साथ ही साथ ये यहां पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ये जो सारा है ना नर्व कॉर्ड के बारे में है ना, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम, क्लोम दरारें, इनकी बात। इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इसके बारे में यहां भी जानकारी मिल जाएगी। तो सिफेलोकॉर्डेटा, उसके दो एग्जाम्पल है, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, ठीक है। तो केवल नाम ही आपको ध्यान रखने हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में दो नाम आप ध्यान रखेंगे, ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा परेशान ये नाम ही करते हैं, एम्फियोक्सिस। ये हो गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा। अब फिर बात आती है आपके सामने वर्टिब्रेटा की।
तो वर्टिब्रेटा को फिर दो भागों में बांटा गया है, जबड़ा रहित कशेरुकी, जबड़ा रहित कशेरुकी और जबड़ा युक्त कशेरुकी, है ना, जबड़ा युक्त कशेरुकी। जबड़ा रहित कशेरुकी जो होते हैं उन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और जबड़ा युक्त कशेरुकी जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में 5 क्लास आप पढ़ेंगे। 5 क्लास कौन कौन से? पिसीज पढ़ेंगे जिसमें आप मछलियां पढ़ेंगे, एम्फीबिया पढ़ेंगे जिसमें आप उभयचर पढ़ेंगे, ठीक है, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, रेप्टिलिया जिसमें आप सरीसृप रेंगने वाले जानवरों को पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे एवीज जिसमें पक्षियों को पढ़ेंगे, और मेमेलिया, मेमेलिया में क्या पढ़ेंगे? मेमेलिया में स्तनधारियों को पढ़ेंगे। ये 5 आपके किस में आते हैं? जबड़ा युक्त में आते हैं, ठीक है। अब जो जबड़ा रहित है यहां पर भी नाम पढ़ लो, पेट्रोमाइजोन, और एक नाम आप ध्यान रखेंगे हैग फिश। नकली मछलियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये हैग फिश भी नकली मछली है। और हैग फिश में ध्यान रखना है आपको, हैग फिश का जो नाम है, जो रियल नेम है वो मिक्सिन है, तो हैग फिश के नाम से जाना जाता है। तो कॉर्डेटा का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? कॉर्डेटा के वर्गीकरण में हम समझते हैं कि कॉर्डेटा को 2 भागों में बांटा है, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को फिर 2 भागों में बांटा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ तक होती है, और तो सिफेलोकॉर्डेटा उसमें नोटोकॉर्ड पूंछ से लेकर सिर से लेकर पूंछ तक, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने हो गए। वर्टिब्रेटा में हमने बात की है कि रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। अब रीढ़ की हड्डी के आधार पर भी जब हमने पढ़ा तो हम 2 भागों में पढ़ गए, जबड़ा रहित कशेरुकी और जबड़ा युक्त कशेरुकी, जिनमें जबड़े हैं और जिनमें जबड़े नहीं हैं, ठीक है। तो जबड़े हैं उसको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े नहीं हैं उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर हो गई बात? साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। जबड़ा युक्त कशेरुकियों को अब हमें डिटेल में पढ़ना है, पिसीज, एवीज, मैमल्स, रेप्टिलिया और आपका एम्फीबियंस। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करनी है। उसके आगे की बातें अब हमें समझनी है, आगे की बातें अब हमारे काम में आएंगी। क्लियर? अच्छा टॉपिक है, और मैं 15 मिनट का एक सेशन जो है इस टॉपिक के बाद लेके आऊंगा, और यकीन मानिए ये टॉपिक जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। उस लेवल की अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब आइए, सबसे पहले मछलियां, मछलियों की विशेषताएं पढ़ते जाएंगे। देखिए मछलियों की बात करते हैं, सबसे पहले देखना, मछलियां आती हैं जो लवणीय और साफ दोनों ही पानी में पाई जाती हैं। मछलियां अनियत तापी जंतु होते हैं। ये आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए, मैं सब क्लियर करा दूंगा एक साथ। नियत तापी, अनियत तापी। नियत तापी पोइक्लोथर्मिक, सॉरी, नियत तापी को बोलते हैं होमियोथर्मिक, और अनियत तापी को बोलते हैं पोइक्लोथर्मिक या असमतापी। असमतापी जंतु वे होते हैं जिनका तापमान हमेशा समान नहीं रहता, जिनका तापमान बाहर के तापमान के हिसाब से बदलता रहता है। यानी बाहर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उनकी बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंज आता है। क्लियर? तो उनको बोलते हैं अनियत तापी। ए का मतलब नहीं, नियत का मतलब समान, तापी का मतलब टेम्परेचर। क्लियर? सिंपल सा ये हो गया। वे जंतु जिनका तापमान जैसे हमारा 37 डिग्री कांस्टेंट बना रहता है, बाहर चाहे कितना ही तापमान हो। क्लियर? तो हम समतापी में आते हैं, नियत तापी में आते हैं, ठीक है। इसकी मैं लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, यानी इनका शरीर, है ना, चपटा होता है। बाह्य कंकाल, इनके बाह्य कंकाल में क्या पाए जाते हैं? शल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? शल्क। शल्क को बोलते हैं स्केल, और स्केल्स किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखना, है ना। शल्क पाए जाते हैं। इनका हृदय, मछलियों का हृदय कितना कक्षीय होता है? 2 कक्षीय, और केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्लियर? और ये अंडे देने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि अंडज हैं। क्या करते हैं भाई? अंडे देते हैं। तो मछलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? अंडज होती हैं। अंडज को बोलते हैं ओवीपैरस, और जो बच्चे पैदा करता है उसे बोलते हैं विवीपैरस। तो मछलियां अंडज होती हैं, अंडे देती। तो कुछ बातें, शल्क पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हृदय 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद एक निलय होता है, केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप किया जाता है, ठीक है। चलो, अंडे देने वाले हैं, यहां तक की बात हुई। आगे देखिए, 2 प्रकार की मछलियां। एक है उपास्थल मछलियां, जिनमें उपास्थियां होती हैं। उपास्थियों का अध्ययन आपको बताया था कॉन्ड्रियोलॉजी, तो इसलिए कॉन्ड्रिक थीज में रखते हैं। और अस्थिल मछलियों में हड्डियां होती है, इन्हें ऑस्टिक थीज में रखते हैं।
अस्थिल मछलियां, उपास्थल मछलियां दो प्रकार की हैं। उपास्थल मछलियों में वायुकोश यानी कि एयर सैक नहीं पाए जाते, वायुकोश नहीं पाए जाते, इसलिए ये लगातार तैरती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, ट्राइगोन, इनके आगे चल के नाम पड़ेंगे, टॉर्पीडो, ट्राइगोन, स्कोलियोडोन, आरा मछली। ठीक है, इसके अलावा अस्थिल मछलियों में वायुकोश पाए जाते हैं, जैसे एक्सोसीटस जिसको उड़न मछली कहते हैं, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है ना, फाइटिंग फिश जिसका नाम है एक्वेरियम बेटा, इसके अलावा लेबियो, कतरा, लोहू आदि जो है अलवणीय जल, अलवणीय जल मतलब सामान्य मीठे पानी में पाई जाती। ठीक है, तो हम बात करें उपास्थल मछलियां वे हैं जिनमें वायुकोश एयर सैक नहीं पाए जाते, उपास्थियां पाई जाती हैं, है ना, हड्डियां उनके अंदर कम होती हैं, और जिनमें हड्डियां ज्यादा होती हैं वो अस्थिल मछलियां कहलाती हैं, वायुकोश होते हैं। उपास्थल मछलियों के एग्जाम्पल टॉर्पीडो, ट्राइगोन, स्कोलियोडोन, आरा मछली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और अस्थिल मछलियों में एक्सोसीटस जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश, समुद्री घोड़ा है ना, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, एक्वेरियम बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, लेबियो, कतला, रोहू, ये एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, देखो डायग्राम की बात करेंगे, है ना, आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने मछली रही। ठीक है, इसको एंगलर फिश बोलते हैं, एंगलर फिश। ठीक है, ये टॉर्पीडो है। ठीक है, टॉर्पीडो, क्लियर। और इसके अलावा अगर हम बात करें टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के बाद इसको स्ट्रिंग रे बोलते हैं, इसको डॉग फिश बोला जाता है, कुत्ता मछली, स्कोलियोडोन, है ना, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, इसको लॉइन फिश बोलते हैं, शेर के जैसी लगती है, लॉइन फिश बोला जाता है। ये लेबियो रोहिता है, ये हिप्पोकैम्पस यानी दरियाई घोड़ा है, उड़न मछली है। ठीक है, क्लियर, उड़न मछली। ठीक है, और ये बात करें तो इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक, आगे बात कर, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा है ना, इसकी बात करते हैं, सी हॉर्स कहते हैं, देखने में छोटे घोड़े जैसा लगता है। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लेबियो रोहिता है। मांगुर, मांगुर को कैट फिश कहते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्लेरियस है। विशाल सफेद सार्क, सार्क का नाम है कार्केरोडोन। स्कोलियोडोन को डॉग फिश कहते हैं, है ना। टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली के नाम से, ध्यान रखना। स्कोलियोडोन को कुत्ता मछली कहते हैं, और जो टॉर्पीडो है ना उसका नाम क्या है, तो आपको विशेष रूप से टॉर्पीडो ध्यान रखनी है। टॉर्पीडो को विद्युत मछली कहते हैं, इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, विद्युत मछली के नाम से जाना जाता है। स्कोलियोडोन को डॉग फिश कहते हैं। स्कोलियोडोन क्या कहलाती है भाई, डॉग फिश कहलाती है। क्लियर हो गई बात यहां तक। मांगुर, मागुर, मागुर को क्या बोलते हैं, कैट फिश बोलते हैं, कैट फिश। क्लियर, ये वास्तविक मछलियां हैं, है ना, इनके नाम के पीछे जो आ रहा है डॉग फिश वास्तविक मछली है ना, इलेक्ट्रिक फिश वास्तविक मछली है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, ध्यान देना, जब आप पढ़ेंगे किसके बारे में, जब आप पढ़ेंगे जेली फिश, तो जेली फिश रियल मछली नहीं है। जब आप पढ़ेंगे हैग फिश, रियल मछली नहीं है। डेविल फिश, रियल मछली नहीं है। सिल्वर फिश, रियल मछली नहीं है। कटल फिश नहीं है। ये सब आप एकस्य रुकियों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वहां से आपको कनेक्ट करना है। ठीक, आगे उभयचर एम्फीबिया। दोस्तों उभयचर को जल और थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है। अनियत तापी, नियत तापी को फिलहाल छोड़ दो। इनकी बॉडी पर शल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं। उभयचरों की बॉडी पे शल्क नहीं होते, बाल नहीं होते। मेंढक की बात करो, इनकी त्वचा ग्रंथि में होने के कारण चिकनी होती है, ये इनका खास बात है। स्किन जो होती है, स्किन पर ग्रंथियां होती हैं, और ग्रंथियों के कारण त्वचा कैसी है, स्किन इनकी चिकनी होती है उभयचरों। ठीक है, क्लियर। त्वचा बराबर कोमल और नम होने से इनमें त्वचीय श्वसन होता है, यानी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन कर लेते हैं, है ना, त्वचा के द्वारा। आगे बात करते हैं। दो जोड़ी पैर होते हैं जिनमें 5 उंगलियां होती हैं। अंतः कंकाल हड्डियों का बना है। इनमें कान का पर्दा पाया जाता है, टिम्पेनम। हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय, 3 कक्षीय हृदय होता है भैया, बिल्कुल पढ़ा है। आरबीसी में केंद्रक होता है, हमने ये भी पढ़ा है ब्लड वाले टॉपिक में कि इनकी जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है इनकी आरबीसी में। क्लियर, आगे इनके लार्वावस्था में श्वसन क्लोम के द्वारा करता है। वयस्क में फेफड़े, त्वचा और मुख गुहा द्वारा श्वसन होता है। किसी किसी जंतु में श्वसन क्लोम के द्वारा भी होता है। मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी, ये अच्छी बात है ना, ये याद रखने की बात है। इनके अंदर मूत्र मार्ग और मल मार्ग एक छिद्र में खुलते हैं जिसका नाम है क्लोएका। तो क्लोएका बड़ा पूछा जाता है, क्लोएका किसमें पाया जाता है, उभयचरों में। सैलामेंडर, टोड, ठीक है, टोड मेंढक के जैसा ही होता है ना। ये आपका ट्री 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 फ्रॉग हो गया, वृक्ष मेंढक हो गया, और राना टिगरीना जो साधारण मेंढक बोलते। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, और आगे इनके नाम भी आएंगे। तो उभयचरों की खास बात क्या पढ़ रहे हो, त्वचा पर ग्रंथियां पाई जाती हैं।
ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उभयचर भी आपके कैसे होते हैं, अंडज ही होते हैं, ये भी आपके अंडे ही देते हैं, जल थल दोनों में रहते हैं, कान का पर्दा पाया जाता है। ठीक है, ये खास बातें। ठीक है, आगे बात करो। जनन पदार्थ और मल क्लोएका से बाहर आता है। ठीक है, बाह्य निषेचन होता है, इनमें अधिकांशतः परिवर्तन के समय लार्वा बनता है। लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपॉल, है ना। लार्वा क्या कहलाता है, टेडपॉल। इनमें ग्रीष्म निष्क्रियता शीत निष्क्रियता होती है ना। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये दो शब्द हैं, ध्यान रखना। ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता। बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत ज्यादा सर्दी में जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये एकदम एकदम डेड से पड़ जाते हैं, मतलब ऐसे समझिए इनएक्टिव से हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तो कोई चल ही नहीं रही बॉडी, समझ गए। इस तरह का ये बिहेवियर शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सैलामेंडर, मेंढक, टोड आदि। ठीक है, इसमें आप नाम धरेंगे इक्तियोफिस। इक्तियोफिस एक ऐसा उभयचर है जिसमें पैर नहीं पाए जाते। टोड, टोड जिसका वैज्ञानिक नाम बूफो है ना, और ये शिकार की क्षेत्र रात में निकलता। हाइला, हाइला को वृक्ष मेंढक बोलते हैं। नॉर्मल मेंढक जो होता है उसको राना टिग्रीना बोलते हैं, और जो वृक्ष मेंढक होता है, ट्री फ्रॉग होता है, उसका नाम है हाइला। ठीक है, एनसीईआरटी की बातें हैं तो आप उस हिसाब से पढ़ें। रेप्टाइल्स सामान्यतः स्थल पर होते हैं, कभी कभी जल में भी होते हैं। रैंकर चलते हैं इसलिए इनको रेप्टाइल बोलते हैं। नियतापी, नियतापी बाद में जाने दीजिए। इनकी त्वचा पर कांटेनुमा शल्क पाए जाते हैं। अंत्यकंकाल हड्डियों का बना है। इनकी त्वचा रूखी, ये ध्यान रखना है। उभयचरों की त्वचा चिकनी होती है, ग्रंथियां होती हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी त्वचा पर ग्रंथियां नहीं होती है, इसलिए इनकी त्वचा शुष्क होती है। क्लोम, शुरुआत में क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं, वयस्क में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। सांप, है ना, सांप के आगे बीन बजाते हैं ना लोग, कहते हैं कि साहब मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा, ना आना भाग जाना। ठीक है, मैं नागिन तू सपेरा। तो वो आप देखो कहते हैं कि भाई बीन बजाते हैं, तो भाई जो सांप होता है वो भागा चला आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, आपने वो नागिन वाली मूवी भी देखी होगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाता बीन की आवाज से। लेकिन सांप के कान नहीं होते, है ना, कान का पर्दा होता है। लेकिन सांप वाइब्रेशंस को क्या कर पाता है, जो कंपन है उनको महसूस कर पाता है। ठीक है, उन कंपनों के कारण ही जो बीन की धुन है पर वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाह्य कर्ण पिन्ना नहीं होता है, कान का पर्दा टिम्पेनम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन प्रॉपर कान इनके अंदर नहीं होते, है ना। जबड़े के साथ में, जबड़े के साथ में अटैच, इनके अंतर्गत जबड़े के साथ में अटैच कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको वाइब्रेशंस को महसूस कराती हैं। ठीक है, हृदय, हृदय चार कक्षीय, सॉरी 3 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 1 निलय। लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, वहां हम पढ़ेंगे कि उसमें 4 कक्षीय हृदय। ठीक है, आगे बात करते हैं। आरबीसी पाई जा रही हैं। ठीक है, क्लोएका नाम का छिद्र इनके अंदर भी है। ठीक है, इनके अंदर जनन छिद्र और गुदा अलग अलग नहीं होती है। इनमें मुख के अंतर्गत विषदंत पाया जाता है, जो जहर, है ना, जहर का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं टर्टल, कछुआ, कच्छप आता है। ठीक है, टेस्टुडो, टोर्टोइस, कछुआ, ये मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। घरेलू छिपकली, ठीक है, वो जानते हो, नाम सुना होगा आपने, कैलोटिस, नाजा, क्रेत, अजगर, पाइथन, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। पाइथन को सामान्य अजगर कहते हैं। पाइथन जो होता है सामान्यतः विषहीन होता है, जहर नहीं होता उसके अंदर। नाजा कोबरा का नाम है, सामान्यतः जहरीला सांप है। पंगेरस को क्रैत बोलते हैं, बहुत ज्यादा विषैला है। हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली के नाम से, जो घर में छिपकली होती है। वृक्ष छिपकली को कैमेलियन कहते हैं। ठीक है, गोह जो होती है उसका नाम है वेरेनस। ठीक है, नदियों तालाबों आदि में पाया जाने वाला जो कछुआ है उसका नाम ट्रायोनिक्स है। और उड़न छिपकली ड्रैको, तो ये नाम एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है, ड्रैको। ठीक है, वृक्ष छिपकली का नाम क्या है, कैमेलियन। घर में जो छिपकली होती है उसका नाम क्या है, हेमीडेक्टाइलस, है ना। कोबरा का जो नाम है वो क्या, नाजा। क्रैत जो सांप है, बहुत जहरीला सांप होता है, क्रैत, पंगेरस नाम है इसका, है ना। और अजगर जो होता है वो पाइथन कहते हैं सामान्यतः, है ना। और पाइथन जो होता है वो क्या, वो जो होता है जहरीला नहीं होता, वो ऐसे है ना, पकड़ लेता है किसी को। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स की बात है। ठीक, रेप्टाइल्स में एग्जांपल की बात करें तो यहाँ देखिए, ये टर्टल आप देख लीजिए, कैमेलियन देख लीजिए, कैमेलियन, है ना। ये आपका क्या है, गिरगिट। ठीक है, चलिए, उसके बाद किंग कोबरा हो गया आपका, है ना। और ये उड़ने वाली छिपकली हो गई। ठीक है, वो आपकी घरेलू छिपकली हो गई। ओके, चलो आगे बात करें। पक्षी, एवीज, नियत तापी। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं,
दो वर्ड हैं आपके सामने, नियत तापी या समतापी। इसी के साथ आपको याद रखना है वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले जंतु, वार्म ब्लडेड। ये तीनों शब्द काम में लिए जाते हैं पक्षी प्लस स्तनधारी के लिए, पक्षी प्लस स्तनधारी, मैमल्स और बर्ड्स के लिए। यानी इनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अपने आंतरिक तापमान को गर्म बनाए रखते हैं। और अगर वर्ड आ जाता है असमतापी, या वर्ड आ जाता है अनियत तापी, असमतापी आ जाता है, अनियत तापी आ जाता है, या कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिर वाले जंतु आ जाए कोल्ड ब्लडेड, तो पक्षी स्तनधारी को छोड़कर अन्य जितने भी हैं वो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर। पक्षियों की बात करें, हवा में उड़ भी सकते हैं, जमीन पे चल भी सकते हैं। ठीक है, शरीर सिर गर्दन और धड़ में बटा होता है, पैदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, धड़ से पूंछ कनेक्ट होती है। ये ध्यान रखना, पंख का निर्माण कौन करते हैं? आगे के पैर। आगे के पैर किस में बदल जाते हैं? पंख में। ध्यान रखना, पक्षियों में अग्रपाद जो है पंख में। ठीक है, इनके जबड़ों में दांत नहीं होते, है ना, हॉर्नी होते हैं। ठीक है, मतलब जबड़े के अंदर दांत नहीं पाए जाते, श्रृंगी पाए जाते हैं, हॉर्न्स पाए जाते हैं, इनके अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें उंगलियां जो होती हैं उनमें नाखून होते हैं। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। कुछ पक्षियों में वायु कोश होते हैं जो इनको हल्का बनाते हैं। हृदय में 4 कक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद ये बहुत विशेष बात है, खोखला कंकाल। ध्यान रखना, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती। हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। मूत्राशय नहीं होता है इनके अंदर, पक्षियों में मूत्र इकट्ठा नहीं होता, सीधा ही बाहर निकलता है। अंडज होते हैं, कबूतर, है ना, कोलुम्बा, गोरैया, मैना, मोर, तोता, ये सब आपने पढ़ा है। अब ध्यान रखना है, स्ट्रूथियो जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। दोस्तों, ऑस्ट्रिच जो होता है बहुत बड़ा पक्षी है, उड़ान विहीन पक्षी है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ऑस्ट्रिच, इमू, ये 3 पक्षी जो है ये कैसे उड़ान विहीन है, ये उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग, किवी। किवी भी दौड़ने वाला पक्षी है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसका नाम एप्टेरिक्स है। मोर, मोर को पैवो क्रिसिटस बोला जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा है। एक है अवावील जिसका नाम है स्विफ्ट, ये, है ना, बहुत तेज उड़ता है। डोडो, डोडो विलुप्त हो गया, मॉरिशस में पाया जाता था। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, सबसे छोटा अंडा जो है वो हमिंग बर्ड का होता है। और उड़ान विहीन पक्षी की बात करें, शुतुरमुर्ग, कीवी, इमू, ये तीनों जो होते हैं ये उड़ते नहीं है, ये फ्लाइटलेस हैं, है ना। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कीवी और इमू उड़ान विहीन पक्षी हैं, उड़ते नहीं हैं। क्लियर हो गई बात? तो काम काम की बातें ही डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा उटपटांग चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब स्तनधारी जंतु नियत तापी होते हैं, शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के साथ बदलता नहीं है। त्वचा पर बाल या रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पिन्ना पाया जाता है। बॉडी पे बॉडी पे पसीना ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, मादा में दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियों का मॉडिफिकेशन होती हैं? स्किन ग्लैंड्स का। यानी जो मेमरी ग्लैंड्स है वो किससे बनती हैं? अरे इनकी खास बात ही क्या है? मेमरी ग्लैंड्स, इनमें खास बात क्या है कि इनके अंतर्गत दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। यही तो मैमेलिया की खास बात है। ठीक है, आगे देखो। चलने दौड़ने के लिए पैर होते हैं। आगे के पैरों को हाथ कह देते हैं, पीछे के पैरों को, है ना, पैर कह देते हैं। ठीक है, डायाफ्राम पाया जाता है, मांसपेशी का डायाफ्राम पाया जाता है जो अपर पार्ट को लोअर पार्ट से अलग करता है। ठीक है, चलिए ये भी बात हमने पढ़ ली। आहार नाल और मूत्र वाहिनी, अरे भोजन, मल मार्ग और मूत्र मार्ग अलग अलग है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें बोलने वाले यंत्र में वोकल कोर्ड्स, ध्यान रखना, हमारा जो कंठ है उसको बोलते हैं लैरिंग्स, और पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है, पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है उसको बोलते हैं सिरिंग्स। पक्षियों का साउंड बॉक्स क्या कहलाता है? पक्षियों के साउंड बॉक्स को बोलते हैं सिरिंग्स। क्या बोलते हैं? पक्षियों के साउंड बॉक्स को सिरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, किडनी पाई जाती है जो मूत्र नलिका में खुलती है, बिल्कुल पड़ा है। ठीक है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मूत्र मार्ग और जनन मार्ग पुरुषों में मिलकर एक बनाते हैं, मादा में अलग अलग होते हैं। मूत्र मार्ग, जनन मार्ग, ये आपने पढ़ा है। प्राचीन स्तनधारियों में टेस्टिस उदर में पाए जाते थे, जबकि अब उदर गुहा के नीचे पाए जाते हैं। अंडाशय छोटे होते हैं। स्तनधारी को 3 भागों में बांटा है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ध्यान देना यहां पे, प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले स्तनधारी। ठीक है, इसमें 2 नाम मिलेंगे, एकिडना और ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, मेटाथीरिया में अंडे ना तो अंडे देते हैं ना ही बच्चे पैदा करते हैं, अल्प विकसित बच्चे पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कंगारू,
कंगारू के नीचे एक झिल्ली होती है, कंगारू के नीचे एक झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं मार्सुपियल झिल्ली, उसमें उसका बच्चा छिपा हुआ रहता है। तो ये अल्प विकसित बच्चे पैदा करते हैं, और अल्प विकसित बच्चे पैदा करते हैं उनको मार्सुपियल नाम की थैली में रखते हैं, कंगारू डायडेफिल्स। ठीक है। यूथीरिया में जरायुज होते हैं, पूरी तरह डेवलप्ड बच्चे पैदा करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, पेंगोलिन, चुचुंदर, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, गिनी पिग, कुत्ता, शेर, बाघ, हाथी। नाम आगे ध्यान रखना, ब्लू वेल, वेलानोप्टेरा, है ना, ब्लू वेल, ये ध्यान रखना। चलिए, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, अच्छा, ये जो एकिडना है, एकिडना, इसको बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर, कांटेदार चींटी खोर, स्पाइनी आंट ईटर, चींटियों को खाता है ये, स्पाइनी आंट ईटर को बोलते हैं कांटेदार चींटी खोर। अरे वो आपने देखा होगा गांव में आता है झाऊ चूहा, कांटेदार चींटी खोर, कांटेदार होता है, गोल एकदम कांटों के जैसा हो जाता है। और ये जो ऑर्निथोरिंकस है, इसका नाम है डकबिल प्लेटिपस, बतख चोंचा, है ना, डकबिल प्लेटिपस। तो ये नाम ध्यान रखना, डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर, दोनों के नाम है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, ये स्तनधारी में एक तो ब्लू व्हेल याद रखना और एक डॉल्फिन याद रखना, डॉल्फिन भी मैमल में ही पढ़ी जाती है। ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के मैदान में मैक्रोपस, कंगारू कहते हैं। चमगादड़, चमगादड़ बैट क्या बोलते हैं, वेस्परिटिलो, है ना। बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस राष्ट्रीय पशु। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, छुचुंदर सबसे छोटा स्तनधारी है। एकडना को कांटेदार चींटीखोर कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस को बतख चोंचा, डकबिल प्लेटिपस कहते हैं। क्लियर? ये कुछ काम काम की बातें हैं जो आपको बता दी। ठीक है, यहां पर जाकर हमारा वर्गीकरण पूरा होता है। तो 5 वर्गों में खास खास बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, वापस से एक बार। मछलियां, मछलियों में उपास्थि मछलियां और अस्थिल मछली। तो मछलियों में यहां पे आपको कुछ उपास्थि मछलियों में कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे डॉग फिश याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिश याद रखना है। अस्थिल मछलियों की बात करें तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। शार्क आपका हो गया, शार्केरोडोन बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस हो गया, शार्क हो गया। इसके अलावा मागुर, कैटफिश वो आपके हो, एबियो रोहिता। ये एग्जाम्पल्स रहे। उसके बाद एम्फीबियंस में हमने पढ़ा उभयचरों की खास बातें। उभयचरों में क्या पढ़ी? एम्फीबियंस में पढ़ी है कि साहब स्किन जो है ना, त्वचा, वो कैसी है? त्वचा जो है वो वेट है, गीली है ना, चिकनी है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पर क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती। क्लियर? जेंस में ये बात हमने पढ़ी। रेप्टाइल्स में हमने विशेष रूप से बात पढ़ी कि रेप्टाइल्स में क्या, रेप्टाइल्स में हमने पढ़ा है क्या कि त्वचा जो है ना वो ड्राई है। ठीक है। एवीज में हमने खास बात पढ़ी है, जो अग्रपाद हैं वो किस में बदल गए? पंखों में बदल गए। तो हड्डियां हैं, हड्डियां वो कैसी हैं? हड्डियां जो है वो खोखली हैं। ठीक है, बातें पढ़ी। उसके बाद मैमल्स में बॉडी पर बाल पाए जा रहे हैं, पसीना ग्रंथियां पाई जा रही हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, तेल ग्रंथियां पाई जा रही हैं। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक्स बनाती हैं। इसके बाद हमने ये क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि मछलियां जो होती हैं ये असमतापी हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड हैं। ठीक है, उभयचर भी असमतापी हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स भी असमतापी है, कोल्ड ब्लडेड है। एवीज के बारे में हमने पढ़ा है, समतापी हैं, वार्म ब्लडेड हैं। मैमल्स के बारे में बात करेंगे, समतापी हैं, वार्म ब्लडेड हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कॉमन है, बहुत सिंपल सी। ठीक है, तो टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो काम काम की बातें हैं देख लीजिएगा।